हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है भारतीय जलवायु, दैट इज़ इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो कमेंट में आप ये बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु के बीच में अंतर क्या होता है। अब जो आज का टॉपिक रहेगा सिर्फ इसमें इंडियन क्लाइमेट, सिर्फ दो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें आज के इस लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे मॉनसून क्या होता है, प्री मानसून शावर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी आज के लेक्चर में ही हम लोग कवर करने वाले हैं। फॉरेस्ट के अलावा हम लोग साथ साथ ग्रास लैंड्स यानी कि जो घास के मैदान हैं वो भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग ग्रास लैंड्स के अलावा हम लोग करने वाले हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो एक बार कंफर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु के बीच में क्या अंतर होता है। सही है सभी का? बिल्कुल, मोर देन 30 ईयर्स। तो अगर हम बात करें वेदर क्या होता है, वेदर एक तरह से शॉर्ट टर्म, वेदर होता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन दी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, यानी जो हमारे एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स हैं उसमें जो शॉर्ट टर्म चेंज होता है उसको मौसम बोलते हैं। और जलवायु की बात करें, क्लाइमेट, तो इसी वेदर पैटर्न को अगर हम 30 ईयर्स तक ऑब्जर्व करते हैं एटलीस्ट, तो उसके बेसिस पे हम किसी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं, जलवायु डिटरमाइन करते हैं। और इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, जिसमें कि हमने कोएपमैन क्लासिफिकेशन भी देखा था, जिसको मैं आज के इस लेक्चर में आपसे पूछने वाला भी हूँ, तो जिससे आपका कोएपमैन क्लासिफिकेशन भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, ये टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं जो भारतीय जलवायु को अफेक्ट करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं भारतीय जलवायु को। अब एक बात ध्यान से समझ लेना कि ये जो 6 फैक्टर्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं आपके, ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, ये जितने भी हमारे क्लाइमेटिक रीजन्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड सबको इफेक्ट करते हैं। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे, लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ऑल्टीट्यूड यानी कि आपकी ऊंचाई, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, भी सबको एक एक करके चले देखते हैं। ठीक है, ये जितने भी 6 फैक्टर्स है, पहले तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी मैंने पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 3 में ये क्वेश्चन लिया था कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, सॉरी कितने फैक्टर्स हैं जो किसी जगह के, या फिर आई थिंक इंडिया स्पेसिफिक था, आई थिंक किसी जगह के, ऐसे जनरली पूछा था उसने कि कितने फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। अब किस तरह से ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो आप आसानी से आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले ही पढ़ रखी है। अगर मैं आपको ये पहले पढ़ाने लगता तो आपको कुछ समझ ना आता कि लैटिट्यूड किस तरह से इफेक्ट करेगा, बट फिर भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि अब हमें पता है कि इंडिया, जो इंडिया है वो किस लैटिट्यूड में आता है। इंडिया की अगर हम बात करें, जो भारत है वो किस लैटिट्यूड में आता है और किस हेमिस्फीयर में आता है, नॉट किस लैटिट्यूड में आता है, सॉरी, किस हेमिस्फीयर में आता है, किस गोलार्ध में आता है। तो हमें पता है कि इंडिया जो है इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, और इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जो कि कुछ और नहीं 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक, तो इक्वेटर के ऊपर है, यानी कि इसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो ट्रॉपिकल है, और ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा ट्रॉपिकल है, और ऊपर वाला हिस्सा शीतोष्ण यानी कि वो टेम्परेट रीजन में लाई करता है। तो हमने ये पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो भी रीजन इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन के नाम से इसको जानते हैं, या फिर उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो लेवल ऑफ गर्मी हम बोल सकते हैं वो काफ़ी जोर की पड़ती है। और इसका रीज़न क्या है, इसके रीज़न मल्टीपल हैं। पहला रीज़न तो ये है, मल्टीपल तो नहीं, ज़्यादा इतने भी मल्टीपल रीजंस नहीं है। मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो रीज़न है टॉरिड जोन, सन की डायरेक्ट रेज या फिर ओवरहेड रेज पड़ती हैं। ठीक, इसकी वजह से ये रीजन जो है वो गर्म रहता है। तो ये मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि अगर हमारा लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, लैटिट्यूड इंक्रीज होगा मतलब जैसे अभी मैं अभी यहाँ पे 0 डिग्री पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके जाऊँगा तो यहाँ पे 90 पे पहुँचूंगा। यानी कि जैसे मैं इक्वेटर से ऊपर या फिर इक्वेटर से नीचे आऊँगा,
इक्वेटर से तो ऊपर जाऊंगा तो नीचे आऊँगा, तो गर्मी का लेवल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि लैटिट्यूड कहीं ना कहीं जो अक्षांश है वो क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कोल्डनेस बढ़ती जाएगी, ठंडी बढ़ती जाएगी, है कि नहीं, सिंपल। और इक्वेटर के पास रहेंगे तो गर्मी हमें देखने को मिलेगी। इंडिया की अगर बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ऑल्टीट्यूड किस तरह से अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, अब ये जैसे मैंने बताया आपको कि ये तो भाई हम इंडियन क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं, लेकिन इन जनरल भी यही 6 फैक्टर्स होते हैं जो किसी जगह के भी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे मैंने ले लिया इंडिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया इंडिया, मैंने 2 प्लेसेस लोकेट कर ली। ये इंडिया में कोई प्लेस ए है और ये कोई प्लेस बी है, या फिर चलो इस तरह से लोकेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है और सेम लैटिट्यूड पे मान लेते हैं ये दिल्ली है, और सेम लैटिट्यूड पे मान लेते हैं कि कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कोई एक डिस्ट्रिक्ट हम ले लेते हैं उठा के। तो इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे क्लाइमेट को, तो भले दोनों सेम लैटिट्यूड पे लोकेटेड हैं, भले ही दोनों सेम अक्षांश पे स्थित हैं, लेकिन फिर भी पॉइंट ए और पॉइंट बी में अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिल सकता है। दिल्ली में जैसे कि गर्मियों में पता चला बहुत चिलचिलाती हुई एकदम बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है बिल्कुल, नो डाउट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की किसी हम अगर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, किसी सिटी में चले जाएं, तो वहाँ पे पता चला कि बहुत ठंडक है, जबकि दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, दोनों सेम अक्षांश पे। तो उसके पीछे का रीज़न क्या, अब क्योंकि जो पॉइंट बी है, जो हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, वो जहाँ पे लोकेटेड है वो हाइट पे लोकेटेड है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ हिमाचल प्रदेश, है ना, तो अगर आप लोग गए हो गया फिर उत्तराखंड वगैरह, तो वो हाइट पे लोकेटेड है। ऐसे ही जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर हाइट पे लोकेटेड है, ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, तो वहाँ पे गर्मियों में उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, ठंडक का एहसास होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। तो किस तरह से ऑल्टीट्यूड ने अफेक्ट किया ये आप समझिए, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, यानी कि ऊपर जाते हैं से मेरा मतलब है कि जब हमने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फियर जो क्षोभ मंडल है उसमें ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, क्योंकि एयर जो है वो थिन होने लगती है, जिसकी वजह से जो मौसम है वो ठंडा होने लगता है ऊपर जाने पे। देन तीसरा हमारा प्रेशर और विंड सिस्टम, जिसको कि अभी आप समझेंगे। आप ये चीज़ आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है और विंड सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, हेडली सेल, फेरेल सेल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वो किस तरह से इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करेगी वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रेशर और विंड सिस्टम की बात करूँ आपसे, तो कुछ याद करिए, मैंने आपको ये बताया था कि हमारी किस तरह से यहाँ पे ये ऊपर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्लीज हैं, और ये जो मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारी साउथ ईस्टर्लीज हैं। ये जहाँ पे मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं ITCZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, अंतर कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ये क्या है कि प्रेशर सिस्टम की वजह से ये विंड्स चलना स्टार्ट हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रेड विंड है या फिर लोकल विंड है, कहीं की भी विंड चलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और वो अफेक्ट करती है आपका क्लाइमेट को। देन चौथा हमारा पॉइंट है दैट इज रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर इन ज्योग्राफी इज कॉल्ड एज माउंटेन, यानी पहाड़, प्लेट्यूज यानी कि आपके जो पठार हो गए, प्लेन हो गए, डेजर्ट्स हो गए, तो ये इन सबको रिलीफ फीचर्स बोला जाता है ज्योग्राफी में, राहत सुविधाएं हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। वो भी अभी हम देखेंगे किस तरह से इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। ओशन करंट यानी जो महासागरीय जलधाराएं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं किस तरह से, जैसे हमें पता है कि ऊपर से यहाँ से आता है किस तरह ठंडा पानी आता है, और इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाता है गर्म पानी। तो ऑब्वियस से बात है, अगर यहाँ से अगर जो पानी जा रहा है इक्वेटर के पास से ऊपर जा रहा है तो वो गर्म पानी होगा और ठंडे इलाकों में थोड़ी सी गर्मी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो किस तरह से ओशन करंट भी इफेक्ट करते हैं। इंडियन क्लाइमेट में ओशन करंट का बहुत ही मिनिमल इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। उसका भी कारण है, कारण ये है कि जब आप मैप पे इसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैप लगा होगा, ये आप देख सकते हो मैप पे, ठीक है, ये आप मैप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ओशन करंट जो है, यहाँ पे हमने देखा था बेंगोला, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था बेंगोला, यहाँ पे देखा था अगोलास। तो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक यहाँ तक हमें कोई ओशन करंट हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो फिर भी होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसको हम सबसे लास्ट में ही पढ़ेंगे। इसको कॉन्टिनेंटैलिटी या फिर महाद्वीपीयता के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विंटर सीजन को पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे नहीं जो शीतकालीन ऋतु है उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे विंटर सीजन के बारे में, शीतकालीन ऋतु के बारे में। तो विंटर सीजन एक तरह से हम बोल सकते हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो शॉर्ट सीजन है काफ़ी। और विंटर पड़ती क्यों है पहले तो ये समझ लेते हैं।
विंटर्स अगर हम देखें तो किस मंथ में पड़ती है, विंटर पड़ती है अक्टूबर से लेके वही फरवरी तक, है ना। अब जैसे फेब एंड चल रहा है तो ऑलमोस्ट सर्दी चली गई है अगर हम देखें तो, ठीक है। तो ये हमारे एक तरह से विंटर सीजन्स होते हैं। अब बात ये आती है कि इन्हीं महीनों में सर्दी क्यों पड़ती है। आप में से काफ़ी लोगों ने गेस सही कर लिया होगा, एंड दैट इज़ कि जो हमारा सन है वो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, इसलिए जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर जाने लगता है कर्क रेखा से, तो सर्दी यहाँ पे पड़ने लगती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, उत्तरी गोलार्ध में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसकी बात करें सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, समर सॉलिस्टिस, ग्रीष्मकालीन अयनांत बोलते हैं, जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देन उसके बाद इसका दक्षिणायन शुरू होता है। दक्षिणायन का मतलब है सदर्न मूवमेंट ऑफ सन स्टार्ट होता है, और ये 22 दिसंबर को यहाँ तक पहुँचता है। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे नीचे नहीं जा सकता है। सन की डायरेक्ट रेज इससे ऊपर नहीं जाती हैं 21 जून से, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जा सकती हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा से नीचे नहीं जा सकती हैं। तो 22 दिसंबर को ये यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। अब जब 22 दिसंबर यहाँ पहुँच गया, अब नीचे जा नहीं सकता है, तो 22 दिसंबर के बाद से फिर से ही ऊपर जो है चलना चालू करता है, ठीक है। फिर से अभी जैसे अगर हम बात करें फरवरी चल रहा है, तो अभी ये कहाँ पे होगा, अभी कुछ यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे इक्वेटर के जस्ट नीचे होगा। इक्वेटर पे कब आएगा, कोई बताना चाहेगा? ये इक्वेटर पे कब अब अगली बार सन की डायरेक्ट रेस पड़ेंगी, जल्दी से बताइए। जब इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होंगे ऑल थ्रू आउट दी वर्ल्ड में, जिसको हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं, विषुव के नाम से जानते हैं। और ये 2 दिन होता है, एक तो होता है रफली 23 सितंबर और दूसरा होता है 21 मार्च। तो यानी अगले महीने ही 21 मार्च को डायरेक्ट रेस पड़ेंगे, जहाँ पे पूरी पृथ्वी पे समान दिन और समान रात होगा। इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स और इसको बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। क्लियर? तो इस तरह से सन का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जब सन यहाँ नीचे चला जाता है तो यहाँ पे हमें सर्दियों का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक। यहाँ पे यानी कि जो हमारे इंडिया पे स्लैंटिंग रेज पड़ रही होती हैं, डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रही होती। स्लैंटिंग जब पड़ती हैं तो एटमॉस्फेयर, जैसे कि ये मान लो एक ये सन है, ठीक है, एक तो ये एक डायरेक्ट रे पड़ रही है और एक है कि स्लैंटिंग रे पड़ रही है। जब स्लैंटिंग रे पड़ रही होती है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा उसकी सन की रे को, प्लस ज़्यादा पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर को उसको क्रॉस करना पड़ा, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना कि यहाँ पे करेगा। तो क्योंकि अभी स्लैंटिंग रेस पड़ रही है तो इस वजह से विंटर का सीजन है, लेकिन हमारे यहाँ उतनी विंटर नहीं पड़ती है, मतलब सर्दी नहीं पड़ती जितनी इस लैटिट्यूड पे लोकेटेड जो भी हमारे प्लेसेस हैं उनमें पड़ती है। उसका रीज़न है कि जो हमारा विंटर सीजन है उसमें हिमालयास का बहुत बड़ा रोल होता है। हिमालय की अगर हम बात करें तो जो हमारे हिमालय होते हैं इनका 2 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, 2, और ये हम पढ़ चुके हैं। हिमालय में डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है ना। तो यहाँ पे जो हमारे हिमालय हैं, या फिर चलो मैं आपको मैप पे ही दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें पता है हमारे हिमालय हैं, ठीक है। इस तरह से हिमालयन रेंजेस हैं। तो होता यह है कि जब यहाँ से चिलिंग विंड्स आती हैं, कहाँ से, ऊपर से। ऊपर से कहाँ से? अब हमें पता है कि यहाँ पे तो बहुत भयंकर ठंडी पड़ेगी, बहुत भयंकर ठंडी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिजिड जोन है, फ्रिजिड जोन मैंने आपको बताया था 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक, ये जो रीजन है फ्रिजिड जोन है। और ये मैंने बताया था 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो अगर हम बात करें जब हमारा सन है वो इक्वेटर से नीचे है, तो यहाँ पे 6 महीने रात वाला टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे तो बहुत ही भयंकर ठंडी होगी। तो यहाँ से बहुत चिलिंग विंड्स आएंगी, तो ये सेंट्रल एशिया पहुँचेंगी, सेंट्रल एशिया से देन इंडिया की तरफ आना चाहेंगी, बट ये जो हिमालय है इन चिलिंग विंड्स को ब्लॉक कर लेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों इंडिया जो है, इंडिया का आधा पार्ट टेम्परेट रीजन में आता है, शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा सर्दी इंडिया में नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ब्लॉक कर लेती हैं। अब विंटर्स के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे इंडिया रेनफॉल भी एक्सपीरियंस करता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे अभी बारिश वगैरह भी खूब हुई थी। तो विंटर्स में रेनफॉल क्यों होती है उसका रीज़न समझो, ठीक है। और विंटर्स की रेनफॉल को हम किस नाम से जानते हैं, कोई बताना चाहेगा? एम से नाम शुरू होता है, जो हम लोकल आई थिंक राजस्थान वगैरह में इस टर्म को यूज़ करते हैं। खैर, अभी समझते हैं कि ये क्यों हुआ, विंटर्स में क्यों रेनफॉल हुई। तो विंटर्स में रेनफॉल होती है जेट स्ट्रीम की वजह से ना, ये कहना गलत होगा। क्यों? जेट स्ट्रीम तो बस उस कारण को लेके आती हैं भारत तक। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मेडिटेरेनियन ओशन है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि चक्रवात जन्मते हैं, पनपते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइक्लोनिक
साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और इन क्लाउड को, इन बादलों को अपर ट्रोपोस्फियर में, ऊपरी क्षोभ मंडल में पढ़ चुके हैं सारा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ऊपरी जो क्षोभ मंडल है, यानी कि मैं किस हाइट की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा गेस करिए। तो ऊपरी क्षोभ मंडल में जो ब्लो कर रही हैं हमारी चिलिंग, सॉरी, जो हमारी ब्लो कर रही हैं जेट स्ट्रीम्स, जिनको बोलते हैं जेट धाराएं। ये जेट धाराएं क्या है, बहुत स्पीड में चलती हैं, तो इसको हम जेट धाराएं बोलते हैं, बहुत स्पीड में ब्लो करती हैं। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं इनको साथ में लेके चली आती हैं। यहाँ पाकिस्तान में बारिश करेंगी और नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये बारिश करती हैं। कौन? नदर्न पार्ट में कौन बारिश करती हैं? जेट स्ट्रीम्स बारिश नहीं करती हैं। ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, इनको हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी इसीलिए बोल देते हैं बिकॉज वेस्टर्न साइड से आ रहा है। इनको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है इनको। और ये पश्चिमी विक्षोभ को लेके कौन आता है इंडिया तक या फिर पाकिस्तान तक? जेट स्ट्रीम्स लेके आती हैं। और इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के टाइम पे बारिश होती है। नॉर्थ इंडिया में तो सर्दियों के टाइम पे बारिश इस वजह से होती है, साउथ इंडिया में भी कुछ पार्ट में सर्दियों में बारिश होती है, लेकिन उसका इस रीजन से कोई लेना देना नहीं है। वो हम देखेंगे रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून पे आएंगे तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट में क्यों बारिश होगी वो समझ में आएगा। इसको हम बोलते हैं महावत। और ये महावत जो है, रबी की जो फसलें हैं, अभी डिफरेंट टाइप के हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़े नहीं है, तो रबी की फसलें जैसे कि हमारी गेहूं हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, इसको बहुत हेल्प करता है जो विंटर का रेनफॉल होता है, जो हमारा सर्दियों का जो बारिश होता है। जेट स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो जेट स्ट्रीम सिर्फ ऐसा नहीं कि बस यहीं ब्लो हो रही हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होती हैं, पोलर जेट स्ट्रीम्स होती हैं, बहुत तरह की जेट स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ मतलब है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से जो ये लेके आती हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? जो मैंने आपको विंटर्स का रेनफॉल पढ़ा है यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर हम बढ़ते हैं समर सीजन, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। समर सीजन इंपॉर्टेंट तो वो भी, यहाँ पे मैं कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं समर सीजन पे। क्वेश्चन तो आए दिन मॉक्स में मिलता है सर क्रॉप से। अच्छा, करेंगे, क्रॉप भी करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, ये वीक पूरा हम लोग ज्योग्राफी पूरा एकदम फुल स्टॉप लगा देंगे, कुछ बचेगा नहीं। बाइलिंगुअल पीपीटी बनाया करो। कुछ समझ ना आ रहा हो तो बताओ, मैं हिंदी में रिपीट कर। जेट धाराएं, पश्चिमी विक्षोभ, कुछ मैंने लिखा ना हो। चलिए, तो अभी आते हैं समर सीजन पे। अब समर सीजन की अगर हम बात करें तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो समर सीजन, क्योंकि इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है कि नहीं? सर्दियाँ बहुत ही कम मतलब पड़ती हैं, लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए पड़ती हैं। तो इंडिया में समर सीजन थोड़ा सा प्रोनाउंस्ड रहता है, हम बोल सकते हैं। तो 5 फैक्टर्स होते हैं, इसको हम 5 डिवीजन से बांट सकते हैं समर सीजन को। एक तो प्री मानसून शावर्स, ऑनसेट ऑफ मानसून, रेन बियरिंग सिस्टम, और ब्रेक इन मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। प्री मानसून शावर्स का मतलब है मानसून आने से पहले जो बारिश होती है। ऑनसेट ऑफ मानसून, फिर मानसून को लेके आएंगे इंडिया में, बारिश करवाएंगे, थोड़ा रुकवाएंगे और वापस भेज देंगे। ठीक, बुला ले मानसून को, आ जा भाई मानसून। तो प्री मानसून शावर्स आपने देखा होगा, ये हमारा ट्रेविस बीट द हीट ठीक है, अपना हीट बीट कर रहा है। तो तुमने ये हरकत तो ज़रूर करी होगी है ना बचपन में, कि कहीं पे पाइप दिखता था छत के, मतलब होता था ना गांव में, लोग पूरा पाइप डलवाते नहीं थे ऊपर से, बस ऐसे मतलब पूरा ऊपर से पाइप निकाल दिया, यहीं से पूरा छत का पानी नीचे आ रहा है और तुम खुश इसके नीचे खड़े हो गए, है ना? जैसे ये खड़ा है, एकदम पूरा इन्जॉयमेंट चल रहा है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा रफली मई के टाइम पे, अभी जैसे मई आएगा तो काफ़ी भयंकर गर्मी पड़ती है, फिर शाम को एकदम से मौसम बदलता है, एकदम से जोर की गड़गड़ाहट होती है, ठीक है, और शाम को एकदम से बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से ठंडक आ जाती है। वही है प्री मानसून शावर्स, यानी मानसून से पहले आने वाले वो शाम की बारिश जो तुम्हें तरोताज़ा कर दे, तरोताज़ा तो नहीं, जो तुम्हें थोड़ी सी राहत दे दे उस गर्मी से, है ना, और तुम जल्दी से फिर छत में भाग के जाते हो ठंडक का एहसास लेने। तो प्री मानसून शावर्स की अगर हम बात करें तो इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके जो डिफरेंट नेम्स हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे इनको जाना जाता है नॉर वेस्टर्स के नाम से, ठीक है,
यहाँ पे नॉर्वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। एंड अगर हम बात करें साउथ इंडिया में तो इनको ब्लॉसम शावर्स, ठीक है, ब्लॉसम शावर्स, या फिर हम इनको मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लॉसम शावर्स या मैंगो शावर्स। नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, असम, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल यहाँ पे। अब इनको भी हम डिफरेंट नेम्स में कैटेगराइज करते हैं सेम चीज़ ही, बस नाम अलग अलग है। तो नॉर्वेस्टर्स को बांग्लादेश यहाँ पे और वेस्ट बंगाल में बोला जाता है, असम साइड में, खासकर असम साइड और बांग्लादेश में बरदौली चीरहा, बरदौली चीरहा के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर पश्चिम बंगाल में बात करें, वेस्ट बंगाल में बात करें, तो इनको जाना जाता है काल बैसाखी। काल बैसाखी क्यों बोलते हैं? काल यानी कि काल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। काल मतलब बहुत भयंकर, तूफान, आंधी, ये सब आ जाता है ना, तो इसलिए इसको काल का टर्म, काल वो दिया गया, को नोट किया गया इसको टर्म, तो काल बैसाखी। ये जो नॉर्वेस्टर्स होती हैं ये बहुत हेल्प करती हैं किस टाइप ऑफ क्रॉप को जूट की क्रॉप्स को, ठीक है। जूट जो होता है उसको बहुत अच्छे से ये जो उसकी मतलब उसकी जो फसल है, जूट की फसल, उसको बहुत अच्छे से इफेक्ट करते हैं जो हमारे नॉर्वेस्टर्स होते हैं। बात अगर करें हम ब्लॉसम शावर्स की, तो ये ब्लॉसम शावर्स इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो कॉफ़ी के जो एक तरह से फ्लावर्स होते हैं उनकी अर्ली ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं ये जो कॉफ़ी की फसल होती है। और मैंगो शावर्स की अगर बात करें तो मैंगो की अर्ली राइपनिंग में हेल्प करते हैं, मैंगो की राइपनिंग, इसलिए इनको बोला जाता है मैंगो शावर्स। अब कहाँ पे बोला जाता है अगर स्पेसिफिक रीजन पूछ लेगा तो ये वही आपका केरल और कर्नाटक रीजन में, ठीक है। ये भी केरल और कर्नाटक में ही, और ऊपर वाला भी केरल और कर्नाटक में ही है। अब कहीं कहीं पे तुम देखोगे कि ब्लॉसम शार्ट्स को कर्नाटक लिख दिया और या फिर केरल लिख दिया, मैंगो शार्ट्स को कर्नाटक लिख दिया। लेकिन क्योंकि कंसिडरिंग कि जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन है इंडिया में सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी बाउल ऑफ दी इंडिया किसको बोलते हैं? कर्नाटक को, ठीक है। ध्यान रखना केरल और कर्नाटक वाले रीजन में ये प्रोनाउंस रहते हैं ब्लॉसम शावर्स और मैंगो शावर्स। प्री मानसून शावर्स में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। अब मानसून को बुलाते हैं, ठीक है। तो इंडिया का मैप आपके सामने लगा हुआ है। पहले मैं ऐसे करके बनाता था, फिर एक दिन मौसी ने बोला मैप डाउनलोड करके चिपका दो, अब मेरी लाइफ सॉर्टेड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मानसून को बुलाते हैं, ठीक है। मानसून आता कैसे है बोलो, वो समझते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं। देखो मानसून होता क्या है, व्हाट इज मानसून? मानसून क्या है? एक सेकंड, चलना क्यों बंद हो गया भाई? मानसून की बात आते ही तो मानसून क्या है? मानसून जो है ना, ये एक अरबी शब्द है मौसम, उससे आया है ये एक अराबिक टर्म है मौसम। ये क्या लिख दिया मैंने? अराबिक टर्म है मौसम, उससे ये ओरिजिनेट हुआ है मानसून, जिसका मतलब होता है सीजनल, ध्यान से सुनना, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। यानी जो पवन है, जो विंड है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है सीजनली, उसको बोलते हैं मानसून। यानी मानसून एक तरह की विंड्स हैं, मानसून एक तरह की विंड्स ही हैं जिन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। वो समझते हैं कैसे चेंज हुआ। कुछ ऐसे करके हमारी इक्वेटर पास होती है, ऐसे करके हमारी इक्वेटर पास होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे इंडिया इसके ऊपर लोकेटेड है। अब तुम लोगों ने ये पढ़ा था, याद करो, ठीक है, या तुम भूल गए, रुकना जब भी। तुम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर याद हो तुम लोगों को, कि ये इक्वेटर है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है। ट्रेड विंड क्या होती हैं? जो परमानेंट विंड होती हैं, जो परमानेंटली ब्लो करती हैं। तो ये क्या है? ये ऊपर वाली नॉर्थ ईस्टर्लीज हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से ब्लो हो रही हैं। और ये साउथ ईस्टर्लीज है बिकॉज यानी इनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी पवने और इनको दक्षिण पूर्वी पवने बोलते हैं। तो ये दोनों जहाँ मिलती हैं वो ITCZ क्रिएट होता है। अब हमने ये पढ़ा था कि भाई विंड चलती क्यों है? तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती है। जब दाब में अंतर होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब। लेकिन ये मुड़ क्यों रही हैं? ऐसे सीधे सीधे क्यों नहीं चल रही हैं? ये इधर डिफ्लेक्ट क्यों हो रही हैं? उसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था? जरा ये कमेंट बताइए। और उस फोर्स के पीछे का क्या रीजन था वो बताइए, क्यों वो फोर्स जन्म ले रहा था? तो उस फोर्स का नाम था सी से कॉरियोलिस फोर्स। जन्म क्यों ले रहा था? अर्थ की रोटेशन की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन की वजह से इसका जन्म हो रहा था। जिसकी वजह से ये कर क्या रहा था? ये कर ये रहा था कि जो उत्तरी गोलार्ध है, नदर्न हेमिस्फीयर, ये चीज़ों को राइट में डिफ्लेक्ट कर रहा था,
राइट की तरफ मोड़ रहा था और दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट की तरफ बाएं की ओर मोड़ रहा था। तभी तो ये देखो सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी विंड ऐसे चलती बेचारी लेकिन लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, ये ऐसे चलती लेकिन राइट की तरफ मुड़ गई है। अब जब ये विंड जो है ना, ये जो विंड है, यहाँ पे मैं वाइट से ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना, ये विंड जो है जब ऐसे आई ना, इक्वेटर के पास पहुंची, ठीक। जब ये यहाँ पे पहुंचेगी, देखो मैं आपको ये बता दूं, मॉनसून जो है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। अभी तक भी जोग्राफिस्ट 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि हाँ यही सारे फैक्टर इन्हीं की वजह से आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिकेट करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे इवेंट्स जब आएंगी इक्वेटर के पास, ठीक है, जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, मुझे बताइए, इक्वेटर को जब ये क्रॉस करेंगे ऐसे करके, तो अब ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं रही, थोड़े टाइम तक तो थोड़ा ब्लो करेंगी ऊपर तक, क्योंकि ये इक्वेटर है और इक्वेटर में हमने भूमध्य रेखा पे पढ़ा था कॉरियोलिस फोर्स 0 होता है, कॉरियोलिस फोर्स 0 होता है यहाँ पे, ठीक है, इक्वेटर पे। जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगी तो अब ये इधर को डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? 2 कारण है उसके। एक तो क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में आ गई, नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में चीजें जो है राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, पहला। दूसरा, यहां पे इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, बहुत भयंकर निम्न दाब क्रिएट हुआ है। अब निम्न दाब क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि तुम्हें यह भी चीज पता है, मैंने पढ़ाई थी कि लो प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है जहां पे गर्मी होती है, जहां पे वार्म कंडीशंस होती हैं, और हाई प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है जहां पे ठंडी कंडीशन होती है, कोल्ड कंडीशन होती है। इसके पीछे का भी रीजन था कि जो कोल्ड एयर है वो सिंक करती है ना, और जो गर्म हवा है ऊपर की तरफ उठती है, तो ये दाब लगाएगी, और ये ऊपर उठेगी तो यहाँ पे निम्न दाब, और यहाँ पे बहुत भयंकर दाब लगेगा तो उच्च दाब। जैसे तुम ऐसे समझ लो, अगर कमरा है, कमरे में मान लो कि एसी लगा हुआ है, ठीक है, और इस कमरे को खोल दो, एसी में मतलब ठंडक खूब है उसमें, ठीक है। अब तुमने उस कमरे को खोल दिया, तुम उसने कमरे को खोल दो 2-3 मिनट के लिए, जब तुम उस कमरे के बाहर से निकलो तो तुम्हारे पैरों में बहुत ठंडक सी लगेगी, पैरों में ठंडक लगेगी, क्योंकि जो कोल्ड, क्योंकि पहली बात तो वो हवा निकली क्यों, क्योंकि अंदर है ठंडक यानी हाई प्रेशर, नीचे बाहर है लो प्रेशर, तो हाई से लो चलेगी विंड, बाहर निकल आई हवा। अब वो नीचे पैरों में ठंडक इसलिए लगेगी क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो सिंक डाउन करती है, उसकी ये खासियत होती है। क्लियर? तो ये यहाँ पे लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि ये बात हो रही है सर मई जून के महीने की, मई जून के महीने के बात हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर और यहाँ पे रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा, क्योंकि तुमको ये भी पता है कि जो लैंड होती है वो जल्दी हीट करती है और जल्दी कूल डाउन होती है, वहीं पे वाटर जो होता है धीरे धीरे कूल डाउन और धीरे धीरे हॉट होता है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला कॉन्सेप्ट याद करो। तो यहाँ पे रिलेटिव हाई प्रेशर होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत भयंकर ठंडी पड़ रही है। रिलेटिव का मतलब है कि इसके कंपैरिजन में तो ठंडा ही है, तो हाई प्रेशर वहाँ पे लो प्रेशर, तो विंड जो है लो प्रेशर को फिल करने के लिए भागने लगती हैं, जहाँ पे भी उनको लो प्रेशर दिखा भागने लगती हैं। साइक्लोन भी तो ऐसा ही हो रहा था, साइक्लोन में भी तो ऐसा ही हो रहा था, वो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए भाग रही थी। इंटेंस लो प्रेशर था आई ऑफ द साइक्लोन, याद करो सेंटर में, तो उसको फिल करने के लिए ये विंड यहां पे भागेंगी, और यही विंड है मॉनसून विंड, जिनको कि हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हुआ, दक्षिण पश्चिम दिशा हुई। तो यहां से क्योंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन से, मैंने बताया था कि विंड का नाम उसके डायरेक्शन से पड़ता है। अगर हम इनको बोलते हैं ईस्टर्लीज, साउथ नॉर्थ ईस्टर्लीज, तो क्यों? क्योंकि ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं नहीं इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आ रही हैं उसके नाम पे उसका नाम पड़ता है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून इसलिए हम बोलते हैं जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है। तो अब ये मॉनसून इस तरह से इंडिया में आ गया, इसका ऑनसेट हो गया। ठीक, अब दूसरा फैक्टर क्या था? तीसरा क्या था? प्री मानसून शावर पढ़ लिया, ऑनसेट ऑफ मानसून। अब रेन बियरिंग सिस्टम किस तरह से ये इंडिया में एंटर करेगा वो हम देखेंगे। रेन बियरिंग सिस्टम, अब ये इंडिया में जब मानसून एंटर करेगा तो इट वुड बी दी फर्स्ट वीक ऑफ जून। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है ना, उसके पीछे यहाँ पे जो तिब्बत का पठार है, जिसको कि हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, और मैंने आपको बताया था पामीर नॉट को भी बोल देते हैं, तिब्बतन प्लेट्यू, इसमें भी कायदे की हीटिंग होती है एकदम, क्योंकि प्लेट्यू होता क्या है? प्लेट्यू उठा हुआ हिस्सा होता है और ऊपर फ्लैट होता है, तो कायदे की हीटिंग होगी यहाँ पे। और जब कायदे की हीटिंग होगी तो तवा की तरह बिहेव करेगा, जैसे गर्म तवा होता है ना, वैसे तवे की तरह एकदम गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी वजह से भी एक इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो विंड्स हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं यहाँ की तरफ। और यहाँ पे पता है तुम्हें, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं
उनका भी इफेक्ट होता है कुछ ना कुछ ईस्टर्ली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, ऑप्शन में आ जाए कि भाई क्या इनका इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, तो पहले बात तो मैंने तुम्हें ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है कि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से किन किन फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ को अफेक्ट करते हो, तो तुम्हें कंसिडर करने की करता ही होगा अनटिल अनलेस कि यू आर वेरी श्योर कि नहीं नहीं ये किसी हाल में नहीं करेगा। बहुत ही वियर्ड टाइप लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम, अब तुम बोलोगे सर जेट स्ट्रीम तो आपने पढ़ाया था सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे आती हैं, बिल्कुल आती हैं, वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह से ये गर्मियों के टाइम पे इनका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये और इनके लिए ये जो साउथ वेस्ट हमारी मानसून विंड्स हैं इनको और फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देती हैं। ये जो हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये और फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर देती हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब आते हैं रेन बियरिंग सिस्टम पे। तो भैया पहले फर्स्ट वीक ऑफ जून पे क्या है, मॉनसून बोलता है स्वागत नहीं करोगे हमारा, ठीक है। तो अब स्वागत तो होगा इनका फर्स्ट वीक ऑफ जून में, लेकिन अब मॉनसून किस तरह से आएगा वो समझिए ध्यान से। ये कौन सा सी है हमारा, अरेबियन सी, अरब सागर है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। मॉनसून जब ऐसे आया तो ऐसा नहीं कि चलो चलो भाई वहां मत जाना यहीं से चलो, है ऐसा तो है नहीं। इसकी दो ब्रांचेस डिवाइड होती हैं। दो ब्रांचेस कौन सी, एक को बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच जो इस तरह से आती है, और दूसरी इस तरह से आती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच, ठीक। तो ये है अरेबियन सी ब्रांच जो कि सबसे पहले कहां पे हिट करेगी जरा बताइए। सबसे पहले ये हिट करेगी केरल में हिट करेगी, तो सबसे पहले केरल में ही मानसून दस्तक देता है। इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच को थोड़ा सा पहुंचने में टाइम लगेगा। यहाँ पे हमें पता है क्या है, ये है म्यांमार देश, और म्यांमार में हमने पढ़ाया था आपको कि जो ये हिमालय होते हैं, हिमालय यहाँ से सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है नामचा बरवा से, जहाँ से यूटर्न मारती है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे ये जो है ये अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं जो कि हिमालय का ही एक्सटेंशन है अराकान योमा। ये अराकान योमा बोलेंगे कहाँ जा रहे उधर, इंडिया की तरफ चलो, तो इंडिया की तरफ इनको डिफ्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू, यहाँ पे है मेघालय प्लेट्यू जिसको करबी एंगलोंग प्लेट्यू या फिर शिलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट हिल्स के नाम बताएंगे आप कमेंट में, जल्दी से बताइए 3 हिल्स के नाम क्या है। तो 3 हिल्स है हमारी, गारो, खासी, जयंतिया। ये इनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है कि मानसूनल विंड को घुमा घुमा के खूब बारिश इनसे लेती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा मज़े कौन लेगा, बीच वाला लेगा। तो ये जो खासी हिल्स हैं, ये जो खासी हिल्स है ना, इसी में ही, इन्हीं खासी हिल्स में से ही, खासी हिल्स में कुछ जगह लोकेटेड हैं जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड करती हैं, जैसे कि चेरापूंजी, आपने नाम सुना होगा। जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो लोग बोलते हैं चेरापूंजी हो गया, बिल्कुल। मौसिन राम, ये पूछता है क्वेश्चन कि किन हिल्स पे है, तो खासी हिल्स पे है। यहीं पे मेघालय की कैपिटल शिलोंग भी है, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो यहाँ पे तो बारिश खूब दबा के उन्होंने करी। इसके बाद ये वाली जो ब्रांच है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे निकल जाएगी, यहाँ पे बारिश करवाएगी। अब अरेबियन सी को भी थोड़ा आगे बढ़ा लें, वो वेट कर रही कि यार उसी में लगे हुए हैं, हमारे तक तो पहुँच ही नहीं रहे। तो ये है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट है ये, ठीक है। अब पता है तुमको मैंने एक चीज़ शुरू में बताई थी, ये कहाँ गया, ये रिलीफ फीचर्स अफेक्ट करते हैं इंडियन क्लाइमेट को। आप समझो तुम रिलीफ फीचर कैसे अफेक्ट करते हैं, और तुम्हें पता भी है जो मैं पढ़ाऊँगा भी। ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, ठीक है। पता है ये जो मुंबई वगैरह हो गया, यहाँ पे खूब बारिश होती है। यहाँ पे हमारे किसान सूखे की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, जो विदर्भ वाला रीजन है। यहाँ पे पता चला ये कर्नाटक का कोई सिटी है, खूब यहाँ पे जैसे बैंगलोर, खूब बारिश हो रही है। पता चला जो उस साइड यहाँ पे है, वेस्टर्न साइड के उस साइड सूखा पड़ा हुआ है। इसका कारण हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सी टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, कौन सी टाइप की वर्षा होती है, इसके पीछे का रीज़न पहले जल्दी से बताइए। तो इसको हम बोलते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, इसको हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, इंग्लिश में बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल इसको बोलते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है कि जब हमारी विंड्स आती हैं, मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, जब मॉइस्चर जिन्होंने होल्ड करके रखा है इनको उठा देंगी, ये जो साइड है ये उठा देगी, बोलेगी चलो उठ तो जाओ बहुत तेजी के साथ। तो जब ये उठ जाएंगी तो इनका सैचुरेशन लेवल रीच कर जाएगा, तो यहीं पे पूरी बारिश कर देंगी। जब उधर पहुंचेंगी तो कुछ पानी बचा ही नहीं, तो बारिश क्या करेंगे, कुछ बारिश नहीं होगी यहाँ पे। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, जहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ये जितने भी हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न घाट है, तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ बारिश नहीं होती, वेस्टर्न पार्ट में खूब होती है।
अभी जो अरेबियन सी ब्रांच है ना, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो इसकी लेयर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हिट करी, ये है हमारी नर्मदा वैली, ठीक है, नर्मदा ऊपर विंध्या नीचे सतपुरा, एक नर्मदा वैली के अलॉन्ग इस तरह से चली जाती है, और एक ये हमारी अरावली, इतना तो पता है ना, ये अरावलीज है, ये अरावली है। ये अरावली को हम अलग से ड्रॉ कर देते हैं सो दैट कलर्स में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आ जाए, है ना। रुकना भी, इस कलर से ड्रॉ करते हैं, ब्लैक से ड्रॉ कर देते हैं अरावली को, है ना। रुकना भी, तो ये जो है इस तरह से हमारी अरावली है, ठीक है। थोड़ा सा और इधर की साइड होंगी, ठीक है, ये हमारी अरावलीज हैं। अब एक जो ब्रांच है ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी, एक ब्रांच तो वेस्टर्न घाट में हिट करी, एक नर्मदा वैली के पैरेलली निकल गई, और एक ब्रांच अब यहाँ पे आएगी, अरेबियन सी वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये अरावली के पैरेलली निकल जाएगी, ये अरावली है, और ये ऐसे पैरेलली निकल जाएंगी। देखेंगे कि नहीं कि साइड में कोई खड़ा भी, तो साइड में कोई और भी है अरावली, ठीक है, तो बिना देखे मतलब एक तरह से पैरेलली निकल जाएंगी, और यहाँ से कौन आ रहा था, यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच आ रही थी मानसून की, दोनों का यहाँ पे मिलन हो जाएगा, दोनों का यहाँ पे मिलन हो जाएगा। ये पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। तो पूछ लेता है क्वेश्चन कि दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो दोनों मिलते हैं पंजाब प्लेन्स में। पूछ लेगा कि अरब सागर वाली ब्रांच और बंगाली खाड़ी वाली ब्रांच कहाँ मिलती हैं, तो दोनों मिलती हैं पंजाब के प्लेन्स पे, पंजाब का जो समतल भूभाग है वहाँ पे मिलेंगी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि मेन जो चीज़ें हैं वो हमारी खत्म हो गई, फिर हम मानसून को लौटाने का काम करते हैं। और अब एक चीज़ तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, वो चीज़ ये है कि मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ज्योग्राफी है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था डेजर्ट है, यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है जल्दी से बताओ, जो वर्ल्ड का डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है। तो ये डेजर्ट क्यों है वो समझ लो कायदे से अब, क्योंकि देखो ये है हमारी अरावली, ठीक है, एक तो हमारी ब्रांच आई, ध्यान से देखना यहाँ पे, एक तो ये वाली ब्रांच आई हरी वाली, ये कौन सी है, अरेबियन सी ब्रांच, ठीक। दूसरी आई यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब जब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से चल के आई तो भाई पानी कम हो गया होगा ना उसके पास, तो यहाँ से पानी खूब उठाया होगा, यहाँ से धीरे धीरे पानी का लेवल कम होता गया, क्योंकि उसने सारा पानी तो गिरा दिया, जितना भी पानी बचा भी, तो जब ये यहाँ पे आई तो इन्होंने इसको रोक लिया, अरावली कहाँ जा रहे हो, यहीं रुक जाओ। जिस तरह जो हमारे हिमालय हैं, ये हिमालय चिलिंग विंड्स को रोक रहे थे, ये चिलिंग विंड को रोक रहे थे, उसी तरह ये अरावली जो है इनको रोक लेंगे कि वहां पे मत जाओ। और ये जो आई भी थी इधर से, वो पैरेलली निकल गई, उसने इधर देखा भी नहीं झांक के, तो इसलिए ये वाला जो साइड है वो डेजर्ट हो जाता है, जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली में क्यों डेजर्ट है आप समझ गए। अब हमने हिमालय के बारे में ये पढ़ा था कि जो हिमालय है ये चिलिंग विंड को तो रोकता ही है, जो मॉनसूनल जो विंड्स हैं इनको भी इंडिया में ही इनसे बारिश करवा लेता है कि उधर मत जाओ, यहीं पे जितनी बारिश करनी है वो कर लो, ठीक, क्लियर। आज न्यूज़ आई है कि पंजाब के पास 2032 तक क्वार्टर बचा, अच्छा क्लियर है इतनी चीज़। तो पंजाब, हाँ पंजाब में उतना ज़्यादा बारिश नहीं होती, और ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का यही कारण था कि हरित क्रांति का नेगेटिव इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है पंजाब में। उसका कारण ये है कि वहाँ पे ट्यूबवेल्स का यूज़ किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले वहीं पे आया। तो क्योंकि ट्यूबवेल में क्या, सीधे एक बटन दबाया, खड़ाक से पानी, बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर निकला, जबकि वो रेन डेफिसिट रीजन है। जो पंजाब है ये आपका रेन डेफिसिट रीजन है। अभी आप कुछ भी बता लो अब तुरंत कि कौन सा रेन डेफिसिट होगा, जैसे मैं पूछ लूँ अभी, जैसे कि ब्रेक इन मानसून भी पढ़ते हैं, जैसे कि ये मैं इंडिया ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी, कम होगी सर, कम होगी। यहाँ पे तो मानसून विंड आ रही है, आ तो रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई खड़ा है ना बैरियर बन के, यहाँ पे कोई बैरियर बन के खड़ा हुआ है ना वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे तो खूब बारिश होगी। अभी देखेंगे सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, हमेशा बाहर रहेगी, यहाँ पे कम बारिश होगी। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में खूब बारिश होगी, यहाँ पे खूब बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में खूब बारिश होती है। फिर अगर हम बात करें जैसे कि एमपी वगैरह तो मॉडरेट है, पंजाब वगैरह में लो रेनफॉल देखने को मिलती है। तो लो रेनफॉल क्यों है, तो इसी वजह से, और लो रेनफॉल थी वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता नहीं, तो वाटर लेवल अब नीचे 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 होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, बंगाल हो गया, थोड़ा ये बिहार वाला ईस्टर्न बिहार हो गया, यहाँ पे बारिश ठीक मात्रा में होती है, ठीक है। तो चलिए अभी आप ये समझिए, अब आते हैं ब्रेक इन मानसून क्या होता है, ये व्हाट इज दिस ब्रेक इन मानसून। और एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से बताना, ये कचार हिल्स कहाँ देखने को मिलती हैं। कचार हिल्स वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी ज़रा बताओ कमेंट में। तो अगर हम बात करें ब्रेक इन मानसून क्या होता है, तो मानसून आता कब है, मानसून आता है जून के पहले हफ्ते में, ठीक है।
धीरे धीरे जुलाई तक पूरे इंडिया में फैल जाता है, जुलाई तक पूरे इंडिया में आ जाता है। जब आता है तो खूब बारिश होती है, मज़ा आ जाता है। लेकिन मज़ा तो आता है, लेकिन ये मज़ा ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू रह नहीं पाता है। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि ये बारिश हो ही नहीं रही यार, बारिश हुई तो थी, पता नहीं बारिश हो ही नहीं रही, कब होगी बारिश, लगता है इस बार मानसून अच्छा नहीं है। आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून, यानी जो अर्ली मानसून आता है उसके बाद एक सडन सडन कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग जाता है मानसून पर, रफली एक हफ्ते के लिए, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। अब मैं समझ नहीं आ रहा उसमें लिखूं तो लिखूं क्या, बोलूं बोलने के तो बोल दिया, लिखना क्या इसमें, तो बस आप समझ लो कि ब्रेक इन मानसून होता क्या है। ठीक है, जो अर्ली मानसून के बाद जो एकदम से मानसून रुक जाता है, बारिश नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक इन मानसून। अब आते हैं रिट्रीटिंग मानसून को पढ़ते हैं, मानसून को लौटाते हैं। मानसून लौटेगा क्यों, क्यों लौटेगा वो मानसून, आया क्यों था, ये क्वेश्चन पूछो। आया था क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, निम्न दाब, रिलेटिव हाई प्रेशर था, विंड चलती है हाई से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब, तो यानी अब चीज़ें पलट गई होंगी, चीज़ें अब ऐसी हो गई होंगी, यहाँ हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर। क्यों, अगेन क्योंकि जो लैंड होता है वो जल्दी हीट और जल्दी कूल होता है। तो क्योंकि अब ये टाइम आ गया है, सर मैं बात कर रहा हूँ सितंबर अक्टूबर की, ये बात हो रही सितंबर अक्टूबर की। सन जी कहाँ पे है हमारे, सूर्य जी कहाँ पे हैं, सन जी का दक्षिणायन हो चुका है अभी। यहाँ पे ये 23 सितंबर को यहाँ पाए जाते हैं और उसके बाद नीचे 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 ये जाएंगे अब, तो यानी कि नीचे जाएंगे तो खुद ही सोचिए यहाँ पे अब ज़्यादा डायरेक्ट रेस तो पड़ नहीं रही हैं, तो जल्दी कूल डाउन हो जाएंगे, ये धीरे धीरे कूल डाउन होगा। तो क्योंकि जल्दी कूल डाउन हो जाएंगे तो हाई प्रेशर, और ये धीरे धीरे कूल डाउन हो गया, यानी थोड़ी गर्मी है इनके कंपैरिजन लो प्रेशर, तो अब जो विंड हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे चलने लगेंगी। ठीक है, ये विंड क्योंकि ब्लो कर रही है लैंड से सी की तरफ, ये जैसे ये लैंड से ऐसे ब्लो कर रही है, लैंड से सी की तरफ ब्लो कर रही है, तो क्या बारिश करेंगी, क्या नहीं करेंगी, ये बारिश नहीं करेंगे। और ऐसे ही क्यों चल रही हैं, याद करो कोरियोलिस फोर्स, याद करो कोरियोलिस फोर्स चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है ये, तो इसलिए थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चलेंगी ये, समझ आ गया आपको। तो ये किस टाइम की बात हो रही है, सितंबर अक्टूबर के टाइम की बात हो रही है। तो विंड कुछ इस तरह से लैंड टू सी चल रही है, तो बारिश का कोई मतलब ही नहीं बनता है सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि भाई ये लैंड से चल रही, पानी कहाँ से लेंगी, पानी तो है ही नहीं इनके पास, तो बारिश क्या करेंगी, कहीं नहीं करेंगी। लेकिन ये जो यहाँ से विंड आई हैं, ठीक है, इसको हम रिट्रीटिंग मानसून को नॉर्थ ईस्टर्लीज भी नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी इसको जानते हैं। कारण, अरे सेम कारण है। इसको साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोल रहे थे जो यहाँ से आ रहा था, क्योंकि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा था। इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से लेगा पानी, और यहाँ से जब पानी लेके जा रहा होगा, तमिलनाडु बोले कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, इधर पानी फेंक के जाओ, ऐसे ही जाओ, बाकी सबको देख रहे हो, वो सब खाली हाथ जा रही, तुम भी खाली हाथ जाओगे। खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ तो नहीं, भरे हाथ आए थे और भरे और खाली हाथ जाओगे यहाँ से। ठीक है, तो तमिलनाडु जो है इनसे बारिश करवा लेगा नॉर्थ ईस्ट मानसून से। सिर्फ तमिलनाडु नहीं, सदर्न आंध्र प्रदेश बोलेगा थोड़ा हमको भी यार राहत दे दो। तो यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में रेनफॉल होती है, और इसी को मैं बोल रहा था आपसे कि विंटर रेनफॉल का एक और कारण भी होता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विंटर रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रही थी, जो जेट स्ट्रीम्स ला रही थी। यहाँ पे जो विंटर्स की रेनफॉल हो रही है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, इसको किस कोस्ट के नाम से जानते हैं, कौन सा तट है ये, कमेंट बताइए। तो यहाँ पे जो बारिश हो रही है वो रिट्रीटिंग मानसून यानी नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से हो रही है। जब ये यहाँ से जाती हैं तो यहाँ पे ये कुछ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट करती हैं। तभी आपने सुना होगा, या फिर आप ध्यान से ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जब मानसून लौटता है तब तुम साइक्लोन की, चक्रवात की ज़्यादा न्यूज़ सुनोगे। आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि जब यहाँ से जाती हैं तो कुछ यहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देती हैं। साइक्लोन हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये क्या होते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या, तमिलनाडु को कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। अब ये जो हमारा तमिलनाडु है, और कचार हिल्स आपकी असम में, ठीक है, कचार हिल्स आपकी असम में, ये जो हमारा बेचारा तमिलनाडु है, मैंने बेचारा क्यों बोला, ये अभी तक शांत बैठा हुआ था बेचारा, इसको कुछ नहीं मिला था गर्मियों में, सबको मिल गया था कुछ ना कुछ, लेकिन इसको कुछ नहीं मिला था तमिलनाडु को। क्यों, क्योंकि ये जो अरेबियन सी ब्रांच है, यहाँ पे कौन खड़ी है, वेस्टर्न घाट, इधर जाने ही नहीं दिया इनको इस साइड कि भाई तमिलनाडु में आ जाए ना। ये जो आई थी अरे ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच
पैरेलली निकल गई इसके, जैसे कि अरावली के साथ जो हुआ था, अरावली के साथ पैरेलली निकल गई, देखा भी नहीं बगल में कौन है, तो ये भी पैरेलली निकल गई, तो बारिश कहाँ से करेंगी। लेकिन जब ये लौट के आएगा ना तो घेर लेंगे इसको, आ जाओ बेटा, यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट हैं वो घेर लेंगे, बोल देंगे यहाँ पे बारिश करवा दो अब तो। विंटर्स में इसीलिए तमिलनाडु में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेपन क्लासिफिकेशन में भी कि तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में समर ड्राई होती है, समर ड्राई होती है और विंटर्स में रेनफॉल होता है। तो तमिलनाडु का जरा क्वेपन क्लासिफिकेशन बता दीजिए जल्दी से कमेंट में। और रिट्रीटिंग मानसून, तब तक मैं आपको एक और अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, एंड दैट इज अक्टूबर हीट। अगर कभी आपसे पूछ ले व्हाट इज दिस अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट क्या होती है, तो जब ये मानसून लौटेगा, लौट रहा है, पानी खूब बरसा के यहाँ पे गया है, हैं गड्ढे वड्ढे तुम खूब होता रहते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है ना, यूपी बिहार गड्ढों में पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब पानी तो भरा हुआ है गड्ढों में, गड्ढों में पानी तो भरा हुआ है, लेकिन आसमान एकदम क्लियर है, क्योंकि बादल नहीं है ना, तो बादल नहीं तो आसमान क्लियर, आसमान क्लियर है तो अब धूप भी कायदे की ठीक ठाक पड़ रही होगी। जब धूप पड़ रही है, आसमान एकदम क्लियर है, पानी नीचे है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, इवेपोरेशन, पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा, यानी कि ज़्यादा उष्मा बनेगी, जिसकी वजह से चिपचिपी गर्मी पड़ती है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, अगर तुमने नोटिस किया हो। यही जो ये जो चिपचिपी गर्मी पड़ती है, यानी कि जो ऑप्रेसिव हीट, ऑप्रेसिव मतलब बहुत ही सहन शक्ति के बाहर, ऑप्रेसिव हीट, इसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। इसी तरह ही जो मैंने आपको अभी विंटर्स में रेनफॉल पढ़ाया था, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें नाइट में टेम्परेचर इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, कमेंट में बताइए। जब विंटर में रेनफॉल होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे रात में टेम्परेचर इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। तुम्हारे खुद की बात नहीं हो रही है, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, वैसे भी इंक्रीज ही होता होगा है ना तुम्हारा भी, तो इंक्रीज होता है, बढ़ता है टेम्परेचर। यानी कि ये चीज़ ध्यान रखना, प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर इंक्रीजेस। नाइट का टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये जेट स्ट्रीम इन क्लाउड्स को लेके आएंगी, तो जब यहाँ पे बादल हो जाएंगे, तो हमने पढ़ा था कि रात का वो समय होता है जब हीट निकलती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको बोलते हैं। तो ये हीट निकल नहीं पाएगी, जब निकल के जाएगी तो बादल इसको वापस टकरा के फिर वापस भेज देंगे, जिसकी वजह से जब बादल होते हैं, तो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि सर्दी नहीं पड़ती उतनी जब बादल होते हैं, ठीक है। तो जब विंटर्स की रेनफॉल होती है तो इट इज़ मार्क्ड बाय द इंक्रीजिंग प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर्स, ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इन मानसून भी खत्म होता है, और यहाँ पे क्वेपन क्लासिफिकेशन का मैंने तमिलनाडु का क्वेपन क्लासिफिकेशन पूछा था, क्योंकि तमिलनाडु आपका ट्रॉपिकल रीजन में है, तो कैपिटल ए का यूज़ करेंगे, सब लोग पढ़ चुके हैं, और समर ड्राई के लिए स्मॉल एस का यूज़ करते हैं। जहाँ से ये विंटर्स के रेनफॉल आ रही थी ना, ये है भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं। तो ये है हमारा, अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के ऊपर है ना, तो टेम्परेट रीजन के लिए कैपिटल सी यूज़ करते हैं, वार्म टेम्परेट के लिए। और यहाँ पे वही हाल होता है जो तमिलनाडु में होता है, यहाँ पे भी समर ड्राई रहता है, विंटर्स में रेनफॉल होती है, समर ड्राई रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि तमिलनाडु में होता है। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल एस, और क्योंकि विंटर्स में रेनफॉल होती है, तो वही विंटर की रेनफॉल जेट स्ट्रीम्स के थ्रू यहाँ पे आ जाती है इंडिया के नदर्न पार्ट में, ठीक। खत्म हो गई हमारी सारी चीज़ें। अब आते हैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज अल नीनो एंड ला नीना क्या होता है, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेट्यू में भी कम होती है, बिल्कुल सही बात है अजीत सिंह, क्योंकि तुम खुद ही देखो, मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से मैं ब्लैक से ड्रॉ करूँगा, मारवाड़ प्लेट्यू, ठीक है, मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो ये जो यहाँ से आई, ठीक है, एक तो ये जो नर्मदा वैली के पैरेलली निकल जाएगी, नर्मदा वैली की पैरेलली निकल जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे, और जो ये वाली ब्रांच आई थोड़े बहुत, तो मारवा प्लेट्यू में बारिश करके आगे निकल जाएगी। ये यहाँ से जो ब्रांच आ रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ ऊपर की तरफ जा रही है, और जो थोड़ी बहुत यहाँ पे हुई भी, तो ये बघेलखंड के ईस्टर्न पार्ट में हो जाएगी। बुंदेलखंड बेचारा बीच में दबा हुआ है, बारिश ही नहीं होगी, ठीक, क्लियर। तो ये कारण है। अब आते हैं अल नीनो ला नीना क्या होता है। ये इसके बारे में तो क्लियरली ज्योग्राफिस्ट को भी नहीं पता कि क्यों कब आता है ये, लेकिन होता क्या है ये तो सबको पता है। क्या होता है ये, तो ये है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। कैसे? आम जिंदगी में ये होता है, नॉर्मल ईयर्स में ये होता है कि
यहाँ पे ये होता है, हम लोगों ने करंट पढ़े थे, महासागरीय जल धाराएं पढ़ी थी, ओशन करंट पढ़े थे। तो यहाँ पे एक हमारा करंट था पेरू, इसको और किस नाम से जानते हैं कमेंट में बताइए जल्दी से। तो ये जो करंट है वो यहाँ पे आता है, ठंडा ठंडा एकदम क्रिएट होता है, यहाँ पे ठंडी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और क्या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जब ये यहाँ पे क्या होता है, ये इक्वेटर का पास का रीजन है, ये हमने ये देखा था कि इक्वेटर यहाँ से पास होती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो गर्म चीज़ें होनी चाहिए, गर्म कंडीशन होनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे खूब जम के हीट पड़ती, खूब पानी यहाँ का खूब गर्म होता है, और इसको हमबोल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, हमबोल्ट करंट के नाम से। तो यहाँ खूब गर्मी होती है। लेकिन होता क्या, तुम याद करो, ये अभी पढ़ाया था कि इक्वेटर के पास ऐसे आती नॉर्थ ईस्टर्लीज और ऐसे आती साउथ ईस्टर्लीज, ये पानी गर्म पानी को बहा के यहाँ ले जाएंगी। यहाँ पे क्योंकि लैंड मास है तो लैंड मास बोलेगा कहाँ जा रहे हो, यहीं पर रुको। और यहाँ पे जहाँ पे ये गर्म पानी होगा, यहाँ की हवा भी गर्म होगी, और जो गर्म होती है उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे खूब बारिश करवाएगी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और इस पार्ट में। और ध्यान रखना, ये नॉर्मल ईयर में इंडिया में मानसून ठीक ठाक रहता है, मानसून जो है ये नॉर्मल आएगा, अपने टाइम पे आएगा, और जितनी बारिश करना है उतनी करके जाएगा, ठीक। अब कुछ एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं कभी कभी, कब क्रिएट होती हैं किसी को नहीं पता आज तक। ये रफली 3 से 7 साल में क्रिएट होती हैं। जैसे अभी जो वर्ल्ड का मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया को वार्न करके रखा हुआ है कि अब कभी भी मानसून में ये आपको ये डिक्रीज देखने को मिल सकता है, यानी कि ये अल नीनो वाला साल हो सकता है आने वाले साल में। जैसे कि हो सकता है 2024 ही हो जाए, हो सकता है 2025 हो जाए, तो अल नीनो वाला साल हो सकता है ये अल नीनो वाला। ये अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो में होता ये कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि ये जो विंड्स होती हैं ये वीक पड़ जाती हैं। वीक पड़ने का मतलब है कमज़ोर हो गई। अब जब कमज़ोर होती हैं तो होता कुछ यूँ है कि ये जो पानी है जिसको इधर जाना चाहिए था वो बैक मारने लगता है, और वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है जो गर्म पानी है। तो पूरा सब कुछ बिगड़ जाता है। सब कुछ क्या बिगड़ जाता है, यहाँ पे जो बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश नहीं होगी, और यहाँ बारिश नहीं होगी तो इंडिया में बारिश नहीं होगी, ध्यान रखना। तो यानी कि मानसून लेट आएगा, उसका अराइवल लेट होगा, और बारिश भी कम होगी। और यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री जो है साउथ अमेरिका की, जो पेरू देश है, वो भी अफेक्ट करेगी। कैसे, जब यहाँ से पानी मूव कर जाता है, भाग जाता है यहाँ से, तो नीचे का पानी ऊपर भागता है कि चलो भैया वो तो चले गए, हमें तो ऊपर कुछ फिल करना पड़ेगा ना। जैसे कि विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर ऊपर जाती है, मतलब विंड वार्म विंड ऊपर जाती है तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर वाली विंड भागती है, कोल्ड विंड भागती है। तो वैसे ही नीचे का जो ठंडा पानी होता है, ये तो हम सबको पता है कि ऊपर से नीचे जाने में पानी ठंडा होता है, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट रेस पड़ रही है सन की, और नीचे उतना ठंडक है। और मैंने आपको आई थिंक ये लाइन भी बताया होगा कि वो कौन सी लाइन होती है जिसके बियॉन्ड एक सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है, वो उसका नाम बताइए कमेंट में जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठंडा पानी नीचे से ऊपर भागता है, और उसमें प्लैंकटन होता है। ये प्लैंकटन कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को सकता है ना पता हो। जिन लोगों ने मुझसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन पढ़ा है तो उनको तो कायदे से पता होगा। ये पानी का समुद्री जो हमारा होता है समुद्र का, उसका ये पेड़ पौधे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन इनको बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ भागेंगे, ये फ्रीली मूविंग है। ऐसे नहीं कि हमारे जैसे पेड़ होते हैं जमीन में तो जम गए उखड़ेंगे नहीं, फिर बहुत भयंकर आंधी तूफान। ये फ्रीली मूविंग है तो ऊपर भागेंगे। इनके पीछे पीछे छोटे छोटे जू प्लैंक्टन मूव करेंगे, जू प्लैंक्टन। इन जू प्लैंक्टन के नीचे पीछे पीछे थोड़ी बड़ी बड़ी फिशेस मूव करेंगी। बड़ी से मेरा मतलब है वेल जैसी बड़ी नहीं, नॉर्मल। जू प्लैंक्टन बहुत छोटे होते हैं, और वो आपके जो वो होते हैं मतलब स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश के पीछे बिग फिश जाती हैं। तो जब ये सब पीछे पीछे भागते हैं तो जैसे ही फिश आती है, मछुआरे जाल लेके एकदम बैठे हुए खड़ाक से पकड़ लिए। तो सोचो, ये नॉर्मल ईयर में यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप करेगी, और यहाँ पे इसलिए फिशिंग इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं हो पाती। और इस लाइन को बोलते हैं थर्मोक्लाइन, जहाँ पे सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। ऐसे नीचे जाने में लवणता यानी कि जो सैलिनिटी है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, और वो लाइन जहाँ से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है उसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। हेलो का मतलब ही सॉल्ट होता है, ध्यान रखना, रूट वर्ड होता है। अब अल नीनो का ये एक लैटिन टर्म है, इसका जो इंग्लिश टर्म होता है उसका बोलते हैं चाइल्ड क्राइस्ट, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पे देखने को मिलता है उसी टाइम पे। या फिर स्मॉल बॉय, और इसको बोलते हैं स्मॉल गर्ल, ठीक है। इसका जो मतलब है, सर ला नीना तो अपने पढ़ाई नहीं है। ला नीना कुछ नहीं, अल नीनो क्या होता है, अल नीनो में बहुत खराब होता है, यानी कि लेट अराइवल ऑफ मॉनसून एंड लो रेनफॉल, यानी कि लेट भी होगा और लो भी होगा, लो रेनफॉल होगी। ला नीना एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ
एल नीनो, यानी कि अल नीनो वाले साल में क्या हो रहा है, नॉर्मल से कम बारिश हो रही है, नॉर्मल से लेट मानसून जा रहा है। यहाँ पे नॉर्मल से भी ज़्यादा बारिश होगी, जितनी होती उससे भी ज़्यादा बारिश होगी ला नीना वाले ईयर में। तो उसका एकदम ऑपोजिट है। किसी का यहाँ तक कोई डाउट? तो अब अल नीनो आप समझ गए कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक या फिर जो ओशनिक सर्कुलेशन है उसको अल नीनो बोलते हैं। किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। तो सदर्न ऑसिलेशन का, तो सदर्न ऑसिलेशन इसी को बोलते हैं। ऑसिलेशन का मतलब क्या है, जो ऐसे खट 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 कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो जो सदर्न ओशन है वहाँ पे जो प्रेशर चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं ये, ठीक है। मतलब एक्चुअल में दो प्लेसेस होती है हमारी, एक तो डार्विन करके यहाँ पे प्लेस होती है, ठीक है, डार्विन करके प्लेस होती है ऑस्ट्रेलिया के पास में, और यहाँ पे कुछ प्लेस है हमारी तहीती करके, ठीक है। इनके बीच में हम प्रेशर डिफरेंस को मापते हैं और उसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि मानसून कैसा होगा, अल नीनो वाला साल होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर? और अगर कभी आपसे ये चीज़ पूछ ले कि अगर, ठीक है, जब अल नीनो वाला साल होता है तो प्रेशर डिफरेंस का क्या होता है, ठीक है, अल नीनो वाला जब ईयर होता है तो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस का क्या होता है बिटवीन दी तहीती एंड डार्विन, तो प्रेशर डिफरेंस होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। और प्रेशर से याद आया, थोड़ा हम भी प्रेशर रिलीज़ करके आते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस 5 से 6 सेकंड्स का, ठीक है। हाँ जी, चलो तो अभी आगे बढ़ा जाए फिर। पैसा आया, हो किसने पैसा भेजा भाई? भैया क्लास को 24 आवर के बाद डिलीट किया रहा करो। भैया जी देखिए, शनीसा जी, चलो तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं। 100 रुपये भेजे तो कुछ तो टेंशन मिलनी चाहिए। अच्छा, 52 लाइक्स भी मिल गए इनके कमेंट को, अच्छा चलो। तो 24 आवर के बाद डिलीट किया करिए। देखिए है क्या, ये बैच की वीडियोज़ है ना, तो अब सोचिए कि मैं अब अगर देता ही ना तो, हाँ, देता ही ना तो इसी वजह से मैं आधे घंटे तक उसको लाइव रखता हूँ, सो दैट आप उसको देख लें, या फिर कुछ आपका चीज़ छूट गया है या फिर कुछ बीच में आपको काम पड़ गया तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम टाइम पे रहती है। लेकिन वही ना यार, बैच की क्लासेस अगर मैं ये करूँगा तो जिन्होंने पे कर रखा है वो ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई फिर मतलब क्या हुआ हमारा लेने का। तो थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को समझिए, है ना, कि जितना मतलब हैं चीज़ें तो उसी में थोड़ा खुश होने की कोशिश करिए, है ना। बाकी तो यार मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं कंटेंट आपको दे सकूँ, हाँ। चलिए, तो कॉन्टिनेंटैलिटी में क्या आंसर तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको स्किप करते हैं टॉपिक को। कॉन्टिनेंटैलिटी को बोलते हैं हिंदी में महाद्वीपीयता, ठीक है, महाद्वीपीयता इसको हिंदी में बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे समझना, ठीक है, एकदम कायदे से समझ में आ जाएगा एक एक बारी में, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, कहाँ गया वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड मैप है। तुमको मैंने जब ओशन करंट पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था कि जितने भी ज़्यादातर हमारे डेजर्ट हैं वो वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में है। जैसे ये एटकामा वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक, यहाँ सहारा डेजर्ट है, यहाँ कालाहारी नामीब डेजर्ट है, यहाँ पे आपके अगर हम बात करें मोजावे और सोनोरन डेजर्ट है, वो यूएसए मोजावे और सोनोरन, यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हैं,
ज़्यादातर हमें वेस्टर्न साइड में दिख रहे हैं। क्यों? दो कारण थे। एक तो ये था कि हमारे वेस्टर्न साइड में कोल्ड ओशन करंट जो है वेस्टर्न साइड में पाए जा रहे थे। जैसे यहाँ कैलिफोर्निया था, यहाँ पेरू हम्बोल्ट अभी देखे, यहाँ बेंगुला करंट था, यहाँ पे कैनरी करंट है। तो इस ये कारण था। यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है, तो सब कोल्ड है। अब क्योंकि कोल्ड करंट है तो ठंडी हवा भी ठंडी हो जाएगी। हवा ठंडी होगी तो हवा ठंडी, जो ठंडी हवा होती है उसकी बारिश करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये होता है, जो यहाँ पे ईस्टर्लीज ब्लो भी कर रही हैं, कोई भी हवा चल रही है तो वो यहाँ पे किनारे में बारिश कर देगी। जब तक वहाँ पहुँचेंगे वेस्टर्न साइड तक, तब उनके पानी नहीं बचेगा। यानी कि जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गोबी डेजर्ट, यहाँ पे लद्दाख डेजर्ट। क्यों? क्योंकि इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में बहुत अंदर है। जब तक हवा जाएगी पानी वानी लेके, तब तक पानी खत्म हो चुका होगा उनका। इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, जिसकी वजह से हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें ये फीचर देखने को मिलता है। तुमने अगर कभी इस चीज़ पे विचार विमर्श किया हो कि दिल्ली में क्यों जब गर्मी होती है तो बहुत जोर की गर्मी होती है, सर्दी होती है तो बहुत जोर की सर्दी होती है। चले जाओ बैंगलोर, चले जाओ चेन्नई, चले जाओ कोची, चले जाओ मुंबई, चले जाओ भुवनेश्वर, यहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये कोस्ट के पास लोकेटेड है, तट में लोकेटेड है, जिसकी वजह से ये जो ओशियन होता है, ये समुद्र होता है, इसका एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस का ये मतलब है कि ये क्लाइमेट या वेदर को मॉडरेट बना देता है, एक्सट्रीम्स में नहीं जाने देता है, जो हमारा ओशन होता है, जो समुद्र होता है। लेकिन जितना आप इंटीरियर में चले जाओगे, अंदर चले जाओगे, वो आपका बढ़ता जाएगा। क्या मतलब? एक्सट्रीम्स इन वेदर फिनोमेना आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इसी वजह से होता क्या है, कई सारे फिनोमेना होते हैं कि डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल। ध्यान समझना, रेंज क्या चीज़ होती है? रेंज का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे कि डायरनल का मतलब होता है डेली। ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रेंज होगी, चाहे वो टेम्परेचर की हो, चाहे रेनफॉल की हो, चाहे डेली बेसिस वाली हो, चाहे साल वाली हो, ये वहाँ पे ज़्यादा होगी रेंज जहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी वाला इफेक्ट ज़्यादा होगा, दिल्ली में जैसे कि। और ये रेंज जो है कम होगी समुद्र वाले पास इलाकों में। यानी कि एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल विल बी लो इन केरल एज कंपेयर्ड टू दिल्ली। हैं, ये कैसे बात हुई? केरल में तो बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हमने तो पढ़ा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। रेंज का मतलब यह है कि वो एक दिन या फिर एक वो ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई। और रेनफॉल को किससे मेजर करते हैं जरा बताइए कमेंट में। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई और वो एक दिन जहाँ बहुत कम रेनफॉल हुई, तो उसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं रेंज। टेम्परेचर जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ, जैसे डेली का अगर मैं देख लूँ कि आज भाई आज का दिन था, आज का दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या रहा था, मान लो कि 40 डिग्री रहा था। ठीक है, तुम चले जाओ ये डेजर्ट वगैरह में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेंज देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा रेंज कि सर्दियों मतलब रात में बहुत ठंडा हो जाएगा टेम्परेचर, पता चला 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, और गर्मी में बहुत गर्म। तो ये कितना हो गया इसमें रेंज? कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं केरल में मैंने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम 38 डिग्री टेम्परेचर गया और मिनिमम 35 डिग्री गया। कितना का रेंज है? 3 डिग्री का है मात्र रेंज। तो रेंज जो है वो कम होगी जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पे। डायरनल का मतलब होता है डेली, एनुअल का मतलब होता है साल में, कि साल में मैंने एक पॉइंट ऐसा दिन ले लिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, और एक ऐसा पॉइंट ले लिया जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर था। वो ज़्यादा होगा कहाँ पे? जो इंटीरियर्स हैं, जहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी महाद्वीपीयता का जो फैक्टर है वो ज़्यादा है, और कम होगा यहाँ पे। ठीक, खत्म। और ये थोड़ा सा देख लो, ये जो हमारा सीजन्स होते हैं, फिर से आया क्या ये सुपर चैट? अच्छा, पुराना वाले दिखा रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये एक बार देख लो, हिंदी मंथ्स जो सीजन्स होते हैं ये भी पूछ लेता है आपसे। तो ये पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि चैत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैसाख। क्योंकि यार ये अगर आप एसएससी के लिए कोर स्टूडेंट हो ना, एसएससी के, तो इसको आप एकदम वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में भी काम आता है। तुमसे कई सारे त्यौहार दे देगा और पूछ लेगा कि जो न्यू ईयर होता है वो किस महीने में होता है। वो मार्च अप्रैल नहीं, वो हिंदू कैलेंडर के मंथ्स देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं आपको सीजन्स बताना चाहता हूँ कि ये होता है, इसको बोलते हैं वसंत सीज़न। ठीक है, मैं सिर लिख देता हूँ। ठीक है, वसंत सीज़न इसको बोलते हैं, वसंत ऋतु बोलते हैं। देन इसके बाद आ जाती है
ठीक है। चैत्र वैसाख के टाइम पे आपकी वसंत ऋतु होगी। देन आपकी, ठीक है, ये वसंत ऋतु वाला होगा। देन वैसाख और ज्येष्ठ के टाइम पे होता है हमारा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। देन ज्येष्ठ और आषाढ़ के बीच में अगर हम बात करें, जेठ आषाढ़ हो गया आपका, सॉरी, चैत्र वैसाख के टाइम पे आपका, ये तो ऐसे कर लो, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। चैत्र वैसाख के टाइम पे होता है आपका वसंत ऋतु, और ज्येष्ठ आषाढ़ के बीच में होता है आपका ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। और श्रावण और भाद्रपद, भादों बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब वही बोलते होंगे, है ना, भादों बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो श्रावण और भादों, तो इसको भी याद कैसे कर सकते हो, अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, थोड़ा हो सकता है आपको याद करने में आसानी हो जाए। अश्विन और कार्तिक को अगर बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या लिख दिया यार मैंने, ये वसंत, ग्रीष्म होगा, ग्रीष्म के बाद आपका वर्षा ऋतु आएगी, ठीक है, वर्षा ऋतु आएगी। देन इसके बाद शरद ऋतु आएगी, शरद, इसको बोल देंगे हम मार्गशीर्ष को यहाँ पे बोल देंगे, इसको हेमंत हो जाएगा हमारा, ठीक है, हेमंत। और देन हमारा बच गया यहाँ पे दिसंबर के बाद जैन फेब बच गया, ठीक है। तो जैन फेब को बोल देते हैं, जैन फेब को हम बोल देते हैं क्या, आई थिंक इसको माघ तो हो गया, फागुन बोल देते हैं ना, फागुन, फागुन। और इसको बोलते हैं शिशिर, ठीक है, ये होती शिशिर ऋतु। अब याद थोड़ा ऐसे कर सकते हो, जैसे यार मैंने इसको कैसे याद रखा था कि मतलब जैसे जेठ किसको बोलते हैं, जो मतलब बड़े पापा होते हैं, है ना, उन्हीं को, तो जैसे हमारी मम्मी लोग होती हैं उन्हीं को जेठ बोलती है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जेठ लोग जो होते हैं वो गर्मी लेके आते हैं मौसम में, ठीक है। तो ऐसे करके रिलेट कर सकते हो कि भाई वो लोग गर्मी लेके आते हैं मौसम में। सावन सबको पता है, वो जुलाई के टाइम पे सावन, है ना, सावन में लग गई आग, सावन में ये, सावन में हो, है ना, तो ये सारी चीज़ सावन वाला तो हमें पता ही होता है, ठीक है। और थोड़ा देख लो यार अपने हिसाब से, बाकी का तो ट्रिक नहीं है मेरे पास, है ना, अगर किसी के पास हो तो कमेंट में लिख सकते हो। तो ये चीज़ है। अब हम एंटर करते हैं अपने फॉरेस्ट में, ठीक है, जंगल में। अब हम क्या करेंगे, जंगल में, जंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट पे आते हैं अभी, ठीक। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को, ठीक ठीक। तो फॉरेस्ट की अगर बात करें तो पहले थोड़ी जनरल चीज़ें देख लेते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर है कितना। और इंडिया में एक फॉरेस्ट पॉलिसी भी आई थी, फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी इंडिया में 1952 1952 में, जिसको बाद में 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी ने, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने, राष्ट्रीय वन जो हमारी पॉलिसी थी उसने रिप्लेस किया था। और इसके अकॉर्डिंग जो हमने टारगेट रखा था कि इंडिया में कितना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तो 33% रखा था टारगेट। है कितना अभी करंट में, तो करंट में अगर बात करूं तो करंट में रफली है, आप ये समझ सकते हो। देखो इसको हम दो पार्ट में वैसे तो डिवाइड करते हैं, को बोलते हैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। मैं आपको दोनों सेपरेटली बता देता हूँ, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, और ये रिपोर्ट बाई ईनियली पब्लिश होती है, नहीं 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट कवर है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें, इट इज़ रफली 21.71%। और वहीं अगर इसमें ट्री कवर को भी इंक्लूड कर लें, ट्री कवर देखो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि इतना कैनोपी, कैनोपी क्या होता है, वो छाते लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है ना, जैसे कि हमें ये देखो ये है, तो यहाँ पे डेंस कैनोपी है, जो छाते लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, तो इसको कैनोपी बोलते हैं। तो जो जहाँ पे ज़्यादा डेंस कैनोपी होती है उसको फॉरेस्ट, इतना परसेंट कैनोपी है तो फॉरेस्ट, इतना परसेंट कैनोपी से कम है तो ट्री, इस तरह से, जो आप हमें नहीं पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, उतना डीप में। तो 2.9% होता है ट्री कवर। अगर इस दोनों को मिला दें रफली दोनों को, तो कुछ 24.62% निकल के आएगा, ठीक है, ये चीज़। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे। अभी हम ये भी देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, मेन तो वही टॉपिक है हमारा। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, ठीक है। देन इंक्रीज एंड डिक्रीज, हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ पे देखने को मिला और हाईएस्ट डिक्रीज कहाँ पे देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। देन अरुणाचल प्रदेश में, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पे एमपी और दूसरे नंबर पे अरुणाचल। लोवेस्ट अगर पूछेगा हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा। लेकिन और हरियाणा ने इसीलिए एक वन मित्र करके स्कीम भी अभी लॉन्च करी है फरवरी महीने में ही, स्टार्टिंग ऑफ फरवरी में। जब फरवरी का आपको करंट अफेयर में करवाऊंगा तो वहाँ पे, और इस बार करंट अफेयर एकदम मज़ेदार फॉर्मेट में होंगे, एकदम आपका बोलेंगे आप दिल गार्डन गार्डन हो रही है ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि वन मित्र हमारी एक स्कीम लॉन्च की हरियाणा गवर्नमेंट है, ठीक है।
तो यहाँ एफॉरेस्टेशन को ही वो करने के लिए, बिकॉज सबसे कम फॉरेस्ट कवर है हरियाणा में, तो उस चीज़ को हटाने के लिए। तो ये तो हाईएस्ट हमने बात कर ली एमपी की, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म्स में पूछ लेगा, यार यहाँ पे जगह क्यों नहीं है, परसेंटेज चलना बंद हो गई है, परसेंटेज टर्म्स में अगर हम पूछ लेंगे तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, मिज़ोरम में। ये क्या मतलब हुआ, सबसे ज़्यादा एमपी में है और परसेंटेज टर्म से मिज़ोरम में, क्योंकि एमपी का एरिया बहुत बड़ा है, तो उस एरिया में मान लो इतने में फॉरेस्ट कवर है, और ये है हमारा एक मिज़ोरम छोटा सा, एमपी के कंपेयर काफ़ी छोटा, यहाँ पे इतने उसमें फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है वो इससे तो बड़ा ही है काफ़ी, ठीक है। तो इसलिए ये जो एरिया है वो तो इससे बड़ा हुआ, लेकिन अगर हम परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करें, डिनोमिनेटर में पूरा एरिया रखें मिज़ोरम को और न्यूमरेटर में रखें जो जितने पे फॉरेस्ट फैला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज टर्म्स में मिज़ोरम का ज़्यादा निकल के आएगा, इतना तो आपको समझ में आता होगा। हाईएस्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की अगर बात करें तो हाईएस्ट इंक्रीज़ देखने को मिला आंध्रा में, ए से आंध्रा, और हाईएस्ट डिक्रीज़ देखने को मिला ए से अरुणाचल, जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, अरुणाचल, और उसके बाद सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ मिज़ोरम में देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हमने कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ फॉरेस्ट है हमारे, ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पर भी हम एंटर कर चुके हैं। ये सबसे पहले टाइप ऑफ फॉरेस्ट इनको बोलते हैं एवर ग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वन इनको बोलते हैं। हमें पता क्या होना चाहिए, हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो इक्वेटर के जो आसपास वाले एरिया होते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान होता है और हाई रेनफॉल होती है, बहुत जोर की रेनफॉल होती है, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी सदाबहार वन। तो आप देख सकते हैं कि एकदम सदाबहार। अब क्वेश्चन अगर कभी ये पूछ ले, वैसे तो एसएससी में पूछा नहीं, बाकी एग्जाम से पूछ लेता है कि इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो पेड़ होते हैं वो कभी पत्तियाँ नहीं झाड़ते हैं और ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं। बिल्कुल ही हमेशा ग्रीन दिखते हैं, तभी इनको एवरग्रीन बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पत्तियाँ नहीं झाड़ते हैं, सब एक साथ नहीं झाड़ते हैं, इसलिए ये होता है। और इनको हम लेयर्ड क्लाउड बोलना, लेयर्ड क्लाउड अच्छा कौन होते हैं बताओ, कौन से टाइप ऑफ क्लाउड्स को हम लेयर्ड क्लाउड्स बोलते हैं। इनको हम लेयर्ड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत हाइट के भी, मीडियम हाइट के भी, लो हाइट के भी ग्रासेस एंड श्रब्स मिलेंगी, यानी कि लेयरिंग देखने को मिलती है। क्लियर इतनी चीज़। और इनको हम पता है क्या बोलते हैं, डेजर्ट्स कवर्ड इन फॉरेस्ट। डेजर्ट्स यानी मरुस्थल जो कि वनों से ढके हुए हैं, कवर्ड इन फॉरेस्ट। मतलब ये इसलिए बोलते हैं, ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, वो भी सीडीएस या सीएपीएफ में, एसएससी में नहीं पूछा था जनरली स्पीकिंग। तो ये इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज इनकी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती है इन यहाँ की, तो और वैसे ही डेजर्ट में भी होता है, तो इसलिए इसको डेजर्ट कवर्ड इन फॉरेस्ट बोल देते हैं। तो हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। अब बात आती है कितना रेनफॉल भाई, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल चाहिए इनको, उनको बोलते हैं हम, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी ये कंडीशंस होंगी वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगी। मैं आपसे पूछता हूँ इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तब तक यहाँ का मैं आपको बताता हूँ कि वेजिटेशन यानी कि किस तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो पहली बात तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो बहुत ही उच्च लेवल की देखने को मिलती है। जैव विविधता का मतलब ये होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, फौना का मतलब होता है जीव जंतु। तो बहुत तरह के पेड़ पौधे और बहुत तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो वेजिटेशन में सबसे पहले तो नोट करो एपी हाइट्स। ये एपी हाइट क्या होते हैं? एपी हाइट एक तरह से वो पेड़ पौधे होते हैं जो दूसरे का सहारा लेके ग्रो करते हैं। तो जो बेल टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, वो यहाँ पे हमें बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कंपटीशन होता है सनलाइट के लिए पेड़ों के बीच में, क्योंकि भाई लेयर्ड क्लाउड है ना, और सबको चाहिए सनलाइट, और एकदम ढका हुआ देख रहे हो कितनी डेंस कैनोपी है, तो इसलिए। ठीक, यहाँ पे और क्या देखने को मिलते हैं? एबोनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, रोजवुड, सैंडलवुड नहीं है, रोजवुड है, ध्यान रखना। तो जितने भी ये हार्डवुड ट्रीज इनको बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं इनको? हार्डवुड ट्रीज, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें, वैसे ओवरऑल बात कर लें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील के हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे हो रहा है, तो ब्राज़ील के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी फेमस हैं। ब्राज़ील के जो रेन फॉरेस्ट, जो इनको हम अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो अमेजॉन नदी के पास में, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, इनको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि
लंग्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के फेफड़ों के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, रफली 60% के ऑलमोस्ट ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ये बहुत डेंस है, इसलिए लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं इनको, ठीक है। और इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में ये कहाँ पाए जाएंगे? तो ये इंडिया है हमारा, ठीक है। तो इंडिया में यहाँ पे मानसून सबसे पहले आता है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इन शॉर्ट वेस्टर्न घाट लिख रहा हूँ, पश्चिमी घाट, लेकिन आप समझ गए पश्चिमी घाट का पश्चिमी वाला क्षेत्र, और वही क्षेत्र क्यों है? क्योंकि वो ओरोग्राफिक रेनफॉल, याद करो, विंडवर्ड साइड है। देन ये अंडमान निकोबार है, इसकी मैंने चर्चा अभी तक करी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को करनी थी। अब जब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच गई होगी तो डायरेक्टली तो यहाँ पहुँच नहीं गई होगी ना, इसको भी थोड़ा सा बारिश दिया होगा। ये इतना प्रोफाउंड नहीं है लेकिन फिर भी बारिश तो इसने भी रिसीव की होगी। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत हमें ये जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, गारो खासी जयंती है, इसके आसपास भी देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल है। अब यहाँ उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ का हाई नहीं होता जितना कि यहाँ वगैरह, क्योंकि इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक हुए ना ये, ठीक, क्लियर। तो ये भी हमारा हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट। और कुछ तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं। और टेम्परेचर अगर पूछ ले तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तुमने देखा होगा एनाकोंडा वगैरह, सांप वगैरह वो यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें शेर, चीते ये नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि उनको एकदम खुला स्पेस चाहिए जो यहाँ नहीं मिलता है, ठीक। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो कि है हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट। और सभी लोग भाई एक डीप ब्रीथ ले लेंगे और सीधे बैठ जाएंगे, जो लोग सीधे नहीं बैठे हैं, और थोड़ा सा नेक का मूवमेंट कर लेंगे 360 डिग्री में, है ना। चलो, और पानी वानी ले के पास में बैठा करो, है ना, हाइड्रेटेड रखा करो बॉडी को, नहीं तो फिर फटीग होने लगेगा आपको। चलो तो अभी आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में, यानी कि इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय। कुछ क्वेश्चन ही उन्होंने पूछा था ना पीछे, कुछ पूछा था मैं, आई थिंक याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, लेयर्ड क्लाउड्स किसको बोलते हैं? तो हम वो जो कौन से होते हैं वो हमारे, एक तो निम्बस होते हैं जो स्ट्रेटा में पाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे लेयर्ड क्लाउड्स, ठीक है। स्ट्रेटस उनको क्लाउड्स बोलते हैं, स्ट्रेटस, ठीक है। तो उष्ण जो हमारे लो लेवल क्लाउड होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं ड्राई डेसिडुअस शुष्क पर्णपाती वन, और एक को बोलते हैं मॉइस्ट, नॉट ये वेट, ठीक है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो हमें पता है कि 200 से ज़्यादा अगर बारिश होगी तो एवरग्रीन, 200 से कम आते हैं, कितना कम? देखो डेसिडुअस वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में हो रही होती है, लेकिन ये जो रेंज है बहुत बड़ा रेंज है, तो इसलिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर 150 से 200 के बीच में हो रही है तो मॉइस्ट डेसिडुअस, और अगर 70 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है तो उसको ड्राई डेसिडुअस बोलेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मानसून वन के नाम से भी जानते हैं, मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट अगर हमें मिलते हैं तो मानसून फॉरेस्ट ही मिलते हैं। इंडिया में मानसून का काफ़ी प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहता है, अभी देखा तो जितना भी ये प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है, एमपी, यूपी और ये कर्नाटक, ये सब यहाँ पे हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कर्नाटक, एमपी, आंध्रा, ये सब जगहों में मानसून फॉरेस्ट के नाम से इसीलिए यहाँ पे इनको जानते हैं, ठीक है, मानसून वनों के नाम से। और ध्यान रखना कि इंडिया में हाईएस्ट हैं, ठीक है, हाईएस्ट इन इंडिया, हाईएस्ट इन इंडिया ये देखने को मिलते हैं, मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये पूरा कवर करेंगे। मॉइस्ट डेसिडुअस में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे मैं वेजिटेशन बता रहा हूँ, सागौन हो गया, ठीक है, शीशम हो गया, ठीक है, सैंडलवुड हो गया, महुआ हो गया। महुआ कैसे मिस कर सकते हैं भाई, और हमारे जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, वो कैसे महुआ को कैसे भूल सकते हैं? यही तो है सहारा, जीने का सहारा, ठीक है, महुआ और टीक, साल, ठीक है। और ड्राई डेसिडुअस की अगर बात करें, टेंडू, खैर, छोड़ो, पलास मतलब, ठीक है। टेंडू की जो लीव्स होती हैं, टेंडू की जो पत्तियां होती हैं,
उससे मिलती है अगेन बीड़ी। बीड़ी को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने काफ़ी बीड़ियाँ सप्लाई करवाई होंगी आप लोगों से ना। मैंने भी करी हैं। खैर वो काफ़ी दिन पुराने हो गए, क्योंकि वही है ना कि काफ़ी रिश्वत देनी पड़ती थी, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। तो वो ये सारी कुछ चीज़ें सहारा होती थी गाँव में, है ना। वो कुछ ही लोग रिलेट कर पाएंगे, सब लोग तो नहीं। खैर जो दिल्ली से हैं वो तो शायद रिलेट ना कर पाए, फिर जो अर्बन इलाकों से वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। खैर तो तेंदू, खैर, पलास, अमलतास, ये सब हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, ड्राई डेसिडुअस में सागौन, शीशम, सैंडलवुड, महुआ, टील, साल। ये देख, और एक और सैंडलवुड। तुमने वो जो मूवी देखी होगी, वो कौन सी होती है, वो जो हाथ गले में डालता है और निकालता है, क्या बोलते हैं उसको, पुष्पा। हाँ, तो पुष्पा में वो, आई थिंक पुष्पा मूवी में, तो मैंने देखी तो नहीं है, वो कुछ लकड़ी सी सैंडलवुड का ही वो इधर से उधर व्यापार करता है। तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट में कर्नाटक रीजन है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि कांटेदार वनों में। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि जो कांटेदार वन होते हैं उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। कांटेदार वनों की अगर बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, ऑब्वियस सी बात है कम होगी, 70 से कम ही होगी। लेकिन अगर हम एकदम हार्ड कोर थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो लेस दैन 50 सेंटीमीटर, ठीक है। लेस दैन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम रेनफॉल होती है वहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें जो वेजिटेशन होता है वहाँ पे हमें थॉर्न्स देखने को मिलते हैं, कांटे। कांटे क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि जो लीव्स होती हैं ना, लीव्स इन फॉरेस्ट की जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स, वो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं थॉर्न्स में। तो ये थॉर्न्स कुछ और नहीं, लीव्स ही हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है। और क्योंकि पानी की कमी है, और जो लीव्स है, जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, पत्ती तक नहीं बनती यार मेरे से, कितनी गंदी आर्ट है ना मेरी। ठीक है, अब बन गई। बनाना कैसी बनी बेटा? कितने नंबर देना चाहोगे इसको 10 में? ठीक है, तो ये पत्ती बना दी देखो मैंने। तो पत्ती के नीचे साइड क्या होता है? पत्ती के नीचे साइड स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस और यहीं से वाटर का लॉस भी होता है। अब सोचो, पानी की वैसी किल्लत है, वाटर लॉस हुए जा रहा है, तो इनके तो एकदम हालत डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए लीव्स में मॉडिफाई, थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती हैं, सो दैट वाटर लॉस को अवॉइड कर सकें। यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान, वो जो अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न वाला इलाका जहाँ पे हमें डेजर्ट है हमारा, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब वाला भी रीजन हो गया कुछ, तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट। इसमें एक ध्यान रखना, इसके अगर हम वेजिटेशन की बात करें, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेजिटेशन, बबूल, खेजरी, कैक्टस, ये सब। और एक टाइप की ग्रास होती है, ध्यान रखना, तुस्सॉकी ग्रास। एक टाइप की ग्रास होती है, घास होती है, जिसको बोलते हैं तुस्सॉकी ग्रास। तुस्सॉकी जो घास होती है वो यहाँ पे ग्रो करती है, टी से तुस्सॉकी, टी से थॉर्न, ठीक है, ये वो यहाँ पे ग्रो करती है। अब आते हैं हम, ये तो हो गए जो मेन टाइप ऑफ इंडिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो डेसिडुअस, फिर थॉर्न, फिर ट्रॉपिकल। और अब आते हैं हमारे, ये कौन से, कोई गेस करना चाहेगा ये कौन से टाइप के वन है हमारे यहाँ पे? वाइट भी ढंग से विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है हमारे मैनग्रूव फॉरेस्ट, मैनग्रूव वन के नाम से जानते हैं, जिनको हम लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक आज क्लास थोड़ी लंबी हो रही, तो हम PYQs नहीं कर पाएंगे आज की क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पूरा ख़त्म कर देंगे टॉपिक आज, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, PYQs हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट, इनको दलदली वन को नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? अलोंग दी कोस्ट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। उसका कारण भी है, कारण इसीलिए है कि यहाँ पे तो एक तो कोस्ट भी है, और ऊपर से यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र आ रही है, माइटी रिवर्स, इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स, तो यहाँ पे भयंकर दलदली कंडीशन क्रिएट होती है सुंदरबन डेल्टा के पास में। और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, तुम्हें बताया तो सुंदरी ट्री, वो सुंदरी ट्री एक तरह का मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ट्री है। ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इनकी खासियत होती है, खासियत ये होती है मैनग्रोव्स की, कि ये दलदली इलाकों में तो पाए जाएंगे, कोस्ट में पाए जाएंगे, तटीय इलाकों में पाए जाएंगे, ठीक है। और इनके जो पेड़ होते हैं, या फिर इनकी रूट्स देखो पहले, रूट्स,
ये ऊपर निकल आई हैं, ऊपर निकल आई हैं। क्यों? सांस लेने के लिए, क्योंकि पानी के अंदर सांस नहीं ले पाएंगी, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स के नाम से। न्यूमैटोफोर्स, जिसका मतलब होता है इनकी रूट्स लिविंग रूट्स हैं, ऊपर उठी हुई है सांस लेने के लिए, ठीक है, ब्रीद करने के लिए। और इनके ये जो पेड़ होते हैं वे विविपैरस होते हैं। विविपैरस का मतलब ये होता है कि इसमें जो सीड होती है वो लगे लगे ही जर्मिनेट कर जाती है, वो लगे लगे ही जर्मिनेट कर जाती है, इसको विविपैरस रूट बोलते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। बस बात ख़त्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे आखिरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड दीज आर कॉनिफस। आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट है, आखिरी मान सकते हो लेकिन आप इनको। तो ये हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, CONIFEROUS, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ये इनका नाम आया कोन से। कोन, यहाँ पे जो हमें पेड़ देखने को मिलते हैं वो कोन शेप में होते हैं। क्यों होते हैं? तो भाई हर जो पेड़ होता है वो किसी ना किसी कारण की वजह से होता है। अब कांटेदार वन जो थे हमारे, उनमें कांटेदार पेड़ इसलिए थे क्योंकि वो कांटे नहीं होंगे, पत्तियाँ होंगी तो वाटर बचेगा ही नहीं। इसी तरह ये जो कोन शेप में इसलिए होते हैं क्योंकि ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। अब स्नोफॉल अगर होगी, इस तरह का पेड़ होगा तो पूरी लद जाएगी यहाँ पे स्नो, है ना, और पेड़ पे बहुत ज़्यादा वेट पड़ने लगेगा, गिर जाएगा वो। तो यहाँ पे जब इस तरह से जब यहाँ पे आएगा, जब जैसे कि दार्जिलिंग वगैरह में आपने घर अगर कभी देखे हो तो इस तरह से होते हैं, मतलब इस तरह से, सो दैट पानी पड़े और पानी गिर जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो इसीलिए ये पेड़ खुद को इस तरह से मॉडिफाई किए हो कि अगर आप कभी गए हो हिमाचल उत्तराखंड में तो वहाँ पे इस तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं कोन शेप में, तो वो ताकि वो स्नो गिर जाए, तो इनको बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? आपको क्लियर है कि जहाँ पे स्नोफॉल होती है। जैसे कि हमारा अगर हम बात करें, आप हायर लैटिट्यूड में चले जाएंगे, जैसे कि इंडिया है तो ये वाले इलाकों यानी कि ब्रिटेन वगैरह में यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंडिया में कहाँ देखने को मिलेंगे? इंडिया में अगेन आप हिमालयन रीजन में चले जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि जो एवरग्रीन होते हैं वो इक्वेटर के पास देखने को मिलते हैं। इंडिया तो नहीं इक्वेटर पे लोकेटेड, ठीक है, लेकिन क्योंकि कंडीशन वहाँ पे ऐसी हो जाती हैं कि इसलिए भी वहाँ पे, तो यहाँ पे भी कंडीशन हो जाती हैं। अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं तो ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जो हाई स्नोफॉल एरियाज़ हैं, हाई स्नोफॉल एरियाज़ में। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जो अपर हिमालय है ना, अपर हिमालय, वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, अपर हिमालय में। यहाँ के अगर वेजिटेशन की बात कर लें तो वेजिटेशन यहाँ पे ध्यान रखना, चिर, पाइन, सिडार, देवदार। ये जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे ये जितने होते हैं ना देवदार, ये जितने भी कॉनिफेरस होते हैं ये सब जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। देवदार, स्प्रूस, ये सब होते हैं हमारे क्या, सॉफ्टवुड ट्रीज़। इनको जैसे हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं एवरग्रीन वाले, ये होते हैं सॉफ्टवुड ट्रीज़, जैसे कि माचिस की वो तीली बनती है जिस वुड से, वो सब इसी टाइप के वुड से बनती है, यहाँ से जो लाई जाती है सॉफ्टवुड ट्रीज़। अब आते हैं अपने आखिरी पे, एंड दैट इज़ माउंटेन फॉरेस्ट। ये कोई टाइप ऑफ फॉरेस्ट तो बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये है क्या ना, माउंटेन फॉरेस्ट इंडिया में दो जगहों में पाया जाता है। इंडिया में माउंटेन दो जगह है। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब है जहाँ पे माउंटेन होते हैं वो वाले पर्वत, वो वाले वन। तो दो जगह है हमारे पर्वत, एक तो नॉर्थ इंडिया में है और साउथ इंडिया में भी है। साउथ इंडिया में कहाँ पे है? जल्दी से याद करो। तो नॉर्थ इंडिया में तो हिमालय हो गया हमारे, हिमालय हो गए। अब हिमालय में भी पता है अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हिमालय के टॉप पे मतलब जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, हाइट 8848 मीटर है, 8848 मीटर, 8848 मीटर। तो जैसे आप ऊपर जाओगे यानी कि रफली आप 4-5 किलोमीटर के ऊपर बढ़ोगे, ठीक है, 4-5 किलोमीटर के, तो आपको अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा, यानी कि कॉनिफेरस टाइप इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, कॉनिफेरस वाला, ठीक है। तो यानी कि हाई, अगर हम बात करें हिमालय में जो हाई रीचेस हैं टॉप पे, तो अल्पाइन देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ बहुत बर्फबारी पड़ती है तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक। जब आप नीचे आ जाओगे हिमालय में तो लो लेवल पे आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ठीक, क्लियर, डेसिडुअस। अब साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को आप याद करिए, वहाँ पे हैं। तो वेस्टर्न घाट के जो हमारे हैं, पश्चिमी घाट के, उनको हम बोलते हैं, वेस्टर्न घाट के जो टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट ग्रासलैंड, उनको हम जानते हैं शोला के नाम से,
ठीक है, शोला के नाम से इनको जानते हैं। और वैसे ही नॉर्थ इंडिया में भी ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं, घास के मैदान, उनको हम किस नाम से जानते हैं, बुग्याल के नाम से। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बुग्याल। यहाँ पे हमारी भोटिया और भूटिया ट्राइब में, भोटिया उत्तराखंड में और भूटिया सिक्किम वगैरह में, भूटिया लेपचा, ठीक है। तो बुग्याल BUGYALS यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रास लैंड पे, घास के मैदान पे, हमारा आज का सेकंड लास्ट टॉपिक। ये 2 मिनट का है और इसके बाद ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन 2 मिनट का, ठीक है। और टॉपिक को करेंगे ख़त्म और फिर कल क्वेश्चन इसके करेंगे। देखो ग्रास लैंड होते क्या हैं, घास के मैदान होते हैं। देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो पर्वत तो वन हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बारिश नहीं हो रही तो रेगिस्तान हो जाएगा, डेजर्ट। बीच का अगर हो रहा है, यानी कि इतनी भी बारिश नहीं हो रही कि बड़े 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 पेड़ हमें देखने को मिले, इतनी कम भी बारिश नहीं होगी, कुछ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ, ये भी नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, वहाँ पे हो जाते हैं ग्रास लैंड, घास के मैदान। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो ट्रॉपिकल और दूसरे टेम्परेट, ठीक है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट, मुझे पता है थोड़ा सा आपको थकावट आ रही होगी, बिकॉज मुझे भी थोड़ी थोड़ी आ रही, लेकिन थोड़ा सा और कंट्रोल कर लो, है ना, थोड़ा सा। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट हमने किस बेसिस पे डिवीजन कर दिया, तो जो फॉरेस्ट हमें ट्रॉपिकल इलाकों में देखने को मिल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ग्रासलैंड, घास के मैदान ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोल देंगे, सिंपल। और जो टेम्परेट एरिया में देखने को मिल रहा है, ये हमारा शीतोष्ण नॉर्थ टेम्परेट हो गया और ये साउथ टेम्परेट हो गया। तो यहाँ जो देखने को मिल रहा है उनको टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान बोल देते हैं। तो यहाँ कौन कौन से हैं, यहाँ पे सवाना पाए जाते हैं, गेस करिए कहाँ पे होते हैं ये, किस कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे कंपोस होते हैं, यहाँ पे लानोस होते हैं, यहाँ पे थानोस होते हैं, सब कोई होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये अफ्रीका में होता है ये, ठीक है, अफ्रीका में। सावाना बोलते हैं इनको अफ्रीका ग्रासलैंड में। कंपोस में अगर बात करें तो ब्राज़ील में, बी से ब्राज़ील और सी से कंपोज, BC करके याद रख सकते हैं आप, ठीक है। लानोस ऐसे याद कर लो, जो वेनेजुएला में जो थानोस था वो वेनेजुएला से था, वेनेजुएला का था वो, ठीक है। तो खैर मैंने तो ये थानोस आनोस वाली है, मुझे मूवी कुछ समझ नहीं आती है, ठीक है। काफ़ी लोगों को क्रेज़ रहता है लेकिन मेरे को बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ती तो ये है मूवी, वैसे जनरली वैसे ठीक है, मतलब बहुत ही सिलेक्टेड लगती है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बार वासेपुर देख ली थी और वासेपुर में हमारे एक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो बोलते हैं जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है लोग ऐसे ही डैश बनते रहेंगे ठीक है। तो वेनेजुएला में लानोस बोलते हैं और ये दोनों कंट्रीज़ ये हमारे साउथ अफ्रीका की कॉन्टिनेंट की हैं, दक्षिण अमेरिका की है, ठीक है। हमारी लास्ट क्लास पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ही डेडिकेटेड रहेगी, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी इन द सेंस मैप पे। टेम्परेट अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि अलग कलर से कर देते हैं, प्रेरीज, स्टेपीज, फेल्ट्स, इनको फेल्ट प्रोनाउंस करते हैं, वेल्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ी ना आएगा। डाउन्स, DOWNS, राइटिंग का कारण आप समझ सकते हैं क्यों कैसा है। पुस्ताज, ठीक है, और पंपास और न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क ठीक है, न्यू कैंटरबरी। प्रेरीज की अगर बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाने जाती हैं। स्टेपीज के नाम से ये एशिया और यूरोप में, यूराल माउंटेन रेंजेस के आसपास। अच्छा यूराल बताओ यंग फोल्ड है कि ओल्ड फोल्ड है, एशिया और यूरोप के में, ठीक है। फेल्ट साउथ अफ्रीका में, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ऐसे याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया नीचे है ना, डाउन्स ना हो तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, ग्रास लैंड अक्रॉस द वर्ल्ड सर्च करोगे, ग्रास लैंड अक्रॉस द वर्ल्ड परमार SSC, तो एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी, 1 मिनट के अंदर आप सारी ट्रिक याद कर लोगे। जैसे कि मैं आपको, ऐसे कैंप लगाने गए आप, ब्राज़ील वालों ने मना कर दिया, कैंप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। सब आना, जब फ्री का होता है अफ्रीका तो हम बोलते हैं सभी सब लोग आना, सब आना, ठीक है, ऐसे करके उसमें मैंने ट्रिक बताई आपको। पुश्ताज आपकी हंगरी में है, पुश्ताज हंगरी में, अब मुझे पता है बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको सेलेक्टिव बता दूंगा कि ये तो एकदम भूलना ही मत, जो सबसे ज़्यादा पूछा था। अर्जेंटीना, भाई टीना को आपने बोला पासा, ठीक है, अर्जेंटीना, पासा, पास, ठीक है, पास। न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क, कैसे याद, ये क्या था भाई, सॉरी ये न्यू कैंटरबरी नहीं है, ये कैंटरबरी है और ये है न्यूजीलैंड में, ये सिर्फ कैंटरबरी है, न्यू नहीं है इसमें, कैंटरबरी होगा और ये न्यूजीलैंड में, तो इसको आप न्यू कैडबरी करके याद कर सकते हो, न्यू कैडबरी, न्यूजीलैंड, ठीक, क्लियर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि जो हमारी प्रेरीज हैं,
प्रेरीज, इनको वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए वगैरह में बहुत ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है वीट का, प्रेरीज ग्रासलैंड्स के आसपास, तो इसलिए इनको वीट ग्रैनरीज बोलते हैं, वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, और ये जो सवाना है ना, सब आना, अफ्रीका होता है तो सब आता है, सब आना, ठीक है। तो सवाना को यहाँ पे हम बिग गेम कंट्रीज़ के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। बिग गेम कंट्रीज़ के नाम से इसलिए जानते हैं बिकॉज यहाँ पे पोचिंग बहुत होती है। पोचिंग क्या होती है? जो जानवरों को मारा जाता है उनकी टस्क के लिए या फिर उनकी स्किन के लिए, उसको पोचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लियर। अब आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, एक बार बता दो, फिर हम लोग अपने आखिरी टॉपिक पे इसको वाइंड अप करते हैं। अभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कमेंट क्यों नहीं आ रहे यार? अच्छा यार, ये मानना पड़ेगा यार, उतने लोग टिके हुए हैं आज एकदम, मतलब इधर से उधर नहीं हुए स्टूडेंट, मानना पड़ेगा यार, ठीक है। इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ, आपके विल पावर की दाद देता हूँ, आपको सल्यूट मारता हूँ। अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ में मिलती हैं, इसमें अर्जेंटीना वाला जो पंपास होता है ना, पंपास में देखने को मिलती है, ग्रास होती है, उसको बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास, ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास होती है और ये न्यूट्रिएंट रिच ग्रास होती है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं पंपास में। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम भूल सकते नहीं हो इनको, जो मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी को भूल उनको ही मत बोलना, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड रुको यार, एक तो ये प्रेरीज स्टेपीज, ठीक है, डाउन्स पंपास, ठीक है, सवाना कंपोस, इनको एकदम रट डालना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, बस तुरंत अब ख़त्म करते हैं इसको। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, पता है मुझे, जब मैं बोलता हूँ ना तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, ट्यूशन वाली। ट्यूशन के जो हमारे टीचर हुआ करते थे, एक ही टाइम पे ट्यूशन लगाया था, बस बस ख़त्म कर रहे हैं बेटा, बस बस। और वहाँ पे मुझे नींद की झपकियाँ आ रही होती थी, और भाई साहब 2 मिनट की वो जो झपकी होती थी क्या रिलीफ देती थी। फिर ऐसा लगता था सारा संसार एक तरफ और मेरी नींद एक तरफ। चाहे मुझे कोई कितना भी मार ले, लेकिन नींद तो में जो मज़ा होता था ना वो क्लास के टाइम पे, आए है। तो उम्मीद है कि आप लोग सो नहीं रहे होंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे आते हैं, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाम में ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता यह है कि इसको मोस्टली ट्राइब करती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया ऑल्सो। ट्राइब क्या होती है, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि जैसे उनको कुछ उगाना होता है तो वो एक पार्ट ऑफ लैंड को कवर करेंगे, मतलब हटा क्लियर करेंगे। फॉरेस्ट वहाँ पे होगा, बहुत सारे पेड़ होंगे तो उसको क्लियर कर देते हैं, वो क्लियर इन द सेंस काट देंगे, काटने के बाद जला देंगे। तो उन्होंने काटा स्लैश जला दिया, बर्न, तो इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उससे अभी ये इन्होंने पार्ट ऑफ लैंड छोड़ी क्यों? ताकि जो उसकी प्रोडक्टिविटी चली गई, क्योंकि इन्होंने काट दिया, गेहूं चावल सब उगाया इन्होंने खाने वाला, एक टाइम पे प्रोडक्टिविटी चली जाएगी उसकी, ठीक है, क्योंकि खाद वगैरह तो ये सब डालते नहीं, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि उनको सप्लाई हो रही है, वो बहुत कटे हुए हैं। और मैंने अब मुझे याद आ रहा कि मैंने तुमसे पूछा था ट्राइब, जरावा, सेंथलीज, ओंगेज, ये सब अंडमान निकोबार की ट्राइब है। तो ये लोग क्या है, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम ट्राइब हैं, उनके बारे में तो कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये लोग ये क्या है, कट करके फिर और पार्ट ऑफ लैंड में चले जाएंगे सो दैट इसको अपनी फर्टिलिटी या फिर जो फिर से रिप्लेनिश हो जाए। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आया था एसएससी जेई में, ये पूछा था कि क्यों ये पार्ट ऑफ लैंड को छोड़ देते हैं सो दैट लैंड को अपनी प्रोडक्टिविटी फिर से उसको वापस ले आए। तो अब हम इसके नेम्स पढ़ेंगे, हमें उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है उससे कि भाई क्या कैसे, बस हमें नेम्स पता होना चाहिए। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जगह, हाँ ठीक है। अक्रॉस दी वर्ल्ड, अक्रॉस दी वर्ल्ड, इसमें ट्रॉपिकल टेम्परेट नहीं करना है हमें, ठीक है। अक्रॉस दी वर्ल्ड में इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि आप कमेंट बताएंगे। इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तीसरा, श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? चौथा, ठीक है, ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? पांचवा, वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, यहाँ पे छठवां है हमारा वेनेजुला, यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? वेनेजुला वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो देख लेना, अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो इग्नोर मारना। इंडो पाक की लड़ाई होती रहती है, लड़ांग। एम से मेक्सिको, एम से मिल्पा, ठीक है, मिल्पा। और श्रीलंका में लोग ऐसे मतलब याद कर सकते हो, कोई ऑफेंड नहीं होगा, मतलब लोग जैसे काले होते हैं तो मतलब लोग छेना खा रहे हैं यहाँ पे, सो दैट
वो गोरे हो जाएं इस तरह से, छेना एकदम सफ़ेद होता है ना, तो इस तरह से। ब्राज़ील की अगर बात करें तो रोका, मतलब ऐसे याद कर लो कि ब्राज़ील में शिफ्टिंग करने तुम गए, पेड़ वेड़ काटने, शिफ्टिंग कल्टिवेशन रोक लिया गया तुमको, या फिर ब्राज़ील में तुम्हारे दोस्त का रोका हो रहा है। टिक तो और भी दिमाग में आ रही लेकिन उसको बता नहीं सकते। वियतनाम अगर बात करें, वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रे नाम का एक लड़का है, रे नाम का एक लड़का है, ठीक है, इस तरह से। एंड वेनेजुला में इसको जानते हैं कोनुको, ठीक है, कोनुको के नाम से। एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर इज दिस, इन इंडिया इसको डिफरेंट नेम से कैसे जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में किस नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, पैर में एकदम सुन्न पड़ गया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट में। तीसरा है झारखंड में, राजस्थान में, ठीक है, और आंध्रा में, एमपी में, और लास्ट है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसको झूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि आप नॉर्थ ईस्ट में जब जाते हो, इतने सारे स्टेट हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, आप कंफ्यूज हो, आप झूम जाते हो आप, ठीक है। पश्चिमी घाट में अक्षय कुमार जो है अपने मूव्स दिखा रहा है, कुमारी के नाम से जानते हैं। झारखंड, खंड खंड हो गया यानी टूट गया, यानी जब कोई चीज़ टूट जाती है तो बच्चे रोने लगते हैं, कुरुवा, ठीक है। राजस्थान में वोल्तरे के नाम से जानते हैं। वलराज याद कर लो, जैसे बलराज हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल मैडम थी उनका तो नाम था क्या, वीना साइलस नाम था, और उनके हस्बैंड का नाम था बलराज, हम लोग बल्लू बुलाते थे उनको, ठीक है। तो बल्लू जी जो थे हमारे, वो बलराज जी, तो वैसे करके याद कर सकते हैं, वलराज। आंध्र प्रदेश में पोडू या फिर पेंडा, ऐसे याद करो। यहाँ का क्लासिकल डांस पता होगा सबको, पढ़ा तो नहीं है अभी हमने, लेकिन फिर भी पता होगा, कुचिपुडी, पुडी, पोडू, पेंडा, ये सब आंध्रा का हो गया। एमपी में बेवर या दहिया, ठीक है। एमपी में मध्य में देवर बैठा हुआ है, दही लेके आया, कुछ ऐसे याद कर लो, ठीक है, बेवर या दहिया। और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको हम जानते हैं दीपा के नाम से। तो ऐसे याद कर लो, दीपा कोई लड़की है तो छत में छत्तीसगढ़ बैग लेके बस्तर, ठीक है, पढ़ रही है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो इंडिया में हो गए, और थैंकू लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था आज का, है ना। चलो तो अब क्वेश्चन करवा दें, बताओ जल्दी से। चलो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो वो तो मजाक कर रहे हैं, तुमको क्या लगा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे हैं? आज तक कोई लेक्चर हुआ जिसमें मैंने क्वेश्चन ना करवाया हो, तो आज कैसे जाएगा फिर। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। सर मैं पहली बार आपका वीडियो देख रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ बैकग्राउंड ब्लैक रखिए। बैकग्राउंड ब्लैक मैं रख सकता हूँ, मेरे लिए भी ज़्यादा फेवरेबल होगा, मेरी आँखों में भी काफ़ी स्ट्रेन, आप तो आँख इधर उधर भी कर सकते हैं देखते हो इधर उधर, अब मेरे को तो कॉन्टीन्यूसली उसी पे फोकस करना है, ठीक है। अगर मैं ब्रेक लूँगा इधर उधर देखने के लिए तो मेरी शक्ल तो दिख नहीं रही तुमको, तुम तो ये सोचोगे सर जी लगता है आराम कर रहे होंगे ठीक है, तो मुझे तो कॉन्टेस्ट मेरे लिए भी आराम होगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज काफ़ी लोग इसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो फिर वो प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएगा क्योंकि सब काला काला हो जाएगा अगर मैंने ब्लैक किया। मैंने किया था बीच में, इसीलिए वो हुआ था, ठीक है। अरे नहीं नहीं, चलो कोई नहीं, कल कर लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद सभी को इतने लंबे समय तक के लिए जुड़े, धन्यवाद। और सभी के विल पावर को मैं सलाम करता हूँ, दाद देता हूँ कि आप लोग इतने लंबे टाइम तक जुड़े हैं, है ना। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद। मिलते हैं कल। कल सॉयल टॉपिक करेंगे और एक और टॉपिक है कोई छोटा सा, और उसके अलावा सॉयल टॉपिक और जो कल एक और टॉपिक करेंगे उसके क्वेश्चन, और आज के टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद सभी को, जय हिंद। बाकी जो लोग बैच वगैरह में एनरोल करना चाहते हैं तो परमार अकेडमी ऐप डाउनलोड करके, या फिर www.parmaracademy.in वेबसाइट है। एसएससी जीके बैच 2.0 है, ठीक है, एसएससी जीके बैच 2.0। काफ़ी स्टूडेंट रिकॉर्डेड में कर लेते हैं, फिर से बोलते हैं सर शिफ्ट कर दीजिए, तो रिकॉर्डेड में बीच में रिकॉर्डेड लिखा होगा और ये सबसे टॉप पे है, ठीक है। बाकी इस लेक्चर को क्योंकि ये लंबा था तो बिल्कुल मैं इसको आधे घंटे नहीं 1 घंटे के लिए प्राइवेट पब्लिक रखूँगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, आराम से खाना वाना खा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा तो मैं 1.5 घंटे के लिए कर दूँगा, आप आराम से खाना खा लेना उसके बाद तक, है ना। ठीक है, थैंक यू।